आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम क्या बेटा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, शॉर्ट में एमओटी, है ना? बड़ा मजा आता है बोलने में। अच्छा, अब देखो एक सवाल आप लोगों के लिए, और ये जो सवाल बेटा दे रहे हैं ये किसी किताब में नहीं मिलेगा, ध्यान से सुनियो। अगर आपसे पूछे ऑर्बिटल क्या, तो उम्मीद करते हैं आपको पता ऑर्बिटल क्या है, क्योंकि बेटा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो एक बार ऑर्बिटल को फिर से बात करते हैं ना। ऑर्बिटल का डेफिनेशन हम लोग क्या पढ़े थे? ऑर्बिटल वो 3D स्पेस है जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने का प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, यही है। अब अगर आपसे पूछा जाए कितने तरह का ऑर्बिटल होता है, जवाब दो। दो तरह का, क्या क्या? बॉन्डिंग और, ये इंटरेस्टिंग आंसर आया कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। आपका जवाब देखो, एक्चुअली कहा जाए तो किसी किताब में ये नहीं बताएगा कि ऑर्बिटल का टाइप्स क्या होता है, बस ऑर्बिटल ऑर्बिटल है। पर हमारा सिलेबस 11 12 का नीट का जेई का बेसिस पे जो पढ़ाई है बेटा, मेरे हिसाब से ऑर्बिटल दो तरह का होना चाहिए। कहां भाई, आजा। मेरे हिसाब से ऑर्बिटल दूर था, ये मेरा अपना कैलकुलेशन है, समझना। और फिर आप देखना कि आप अब तक जितना ऑर्बिटल पढ़े वो सारा कुछ इसके अंदर दिख रहा है कि नहीं। जितना भी ऑर्बिटल अब तक हम लोग पढ़े उसको दो हिस्से में बांट सकते हैं बेटा, एक पूरे, एक इम्पूरे। प्योर बोलते हैं, अच्छा वो बता दिया। इतने दिन से तो पूरे पढ़ रहे थे, क्यों? अरे इसी कहने का एग्जाम्पल ले ले। कल बता रहा था मेरे को, सर वहां ना बड़ा बड़ा बोर्ड पे लिखा हुआ है बिग बाजार 50% साले। ठीक है, तो प्योर और इम्प्योर। प्योर के कैटेगरी में बेटा सिर्फ एक ही होगा, एटॉमिक ऑर्बिटल, क्योंकि सारा ऑर्बिटल का कहानी यहीं से शुरू होता है। एटॉमिक ऑर्बिटल ही आपके पास प्योर है, और एटॉमिक ऑर्बिटल हमारे पास sp d f g h जो भी कह लो। और यही एटॉमिक ऑर्बिटल अगर आपस में दो खेल खेलना शुरू करेगा तो इम्प्योर हो जाएगा। अब यहां पे भी दो खेल मिलेगा आपको, या तो वो एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो आपस में, या फिर वही एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में अगर ओवरलैप कर गया तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और अगर मिक्स कर गया तो हाइब्रिड ऑर्बिटल। यही है ना बेटा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एग्जांपल बीएमओ, एबीएमओ, एनबीएमओ। और अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात करें तो इसका भी कई सारे एग्जांपल है, sp sp2 sp3। क्लियर है? इस पूरे में अगर बात करते हो बेटा तो हम लोग इसकी बात कंप्लीट कर चुके हैं ना, हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल का पढ़ाई हो चुका है और हाइब्रिड ऑर्बिटल का भी पढ़ाई हो चुका है। अब हमारा पढ़ाई इस तरफ आ गया है जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पे बात करें। इंट्रोडक्शन समझ में आया? तो ऑर्बिटल को हम लोग इस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। क्लियर? अब आइए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे बात करते हैं। सबसे पहले इसका कुछ पॉइंट्स पे ध्यान देते हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले कौन दिया? मुनन मुलिकेन। कौन है मुलिकेन? मेरे हिसाब से मुलिकेन जो है वो गाजर सेन का भाई है। गाजर सेन, इधर मूली है उधर गाजर बना दे। अपन बंगाल में रहते तो सेन बाबू को ले लो, मुलिकेन का भाई। अच्छा, क्या कहता है देखो यहां पर, सिंपल। मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा नए ऑर्बिटल में। किस ऑर्बिटल में? जाहिर सी बात है, समझो फिर से एक बार बात को। मॉलिक्यूल कैसे बनेगा बेटा? एटम और एटम को मिलाओगे तो मॉलिक्यूल बनेगा। एटम एटम आपस में बॉन्डिंग करेगा तो मॉलिक्यूल बनेगा। एटम के अंदर आपको क्या मिलेगा? एटॉमिक ऑर्बिटल। एटम के अंदर में आपको क्या मिलेगा? एटॉमिक ऑर्बिटल। और यही एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में ओवरलैप करेगा तो वो बना देगा, यानी कि मॉलिक्यूल के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा वो जिस जगह पे मौजूद होगा वो जगह क्या होगा बेटा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और एटम के अंदर में जहां पर इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा उस जगह का क्या कहोगे? एटॉमिक ऑर्बिटल। बात समझ में आया? अगला पॉइंट देखो क्या कहता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नियरली, ऐसी मामला हम लोग हाइब्रिडेशन में भी पढ़े थे कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स करता है तो उसका भी एनर्जी लगभग एक जैसा होना चाहिए। ठीक, अगला पॉइंट देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखो क्या बताता है, समझना। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर नॉट एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर, जाहिर सी बात है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किसके साथ एसोसिएट होना चाहिए? मॉलिक्यूल के साथ कि एटम के साथ? मॉलिक्यूल के साथ। तो एटम के साथ उसका कोई मामला नहीं है, ठीक है ना। बट बिलोंग टू द न्यूक्लियाई ऑफ ऑल द एटम। क्या बना रहा हूं ऑल द एटम? जब सारा एटम मिलकर के मॉलिक्यूल बना रहा है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किसी पर्टिकुलर एटम के लिए बल्कि पूरे मॉलिक्यूल के लिए बात होगा। ठीक है, अच्छा ये बताओ, जब हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल पे बात करते हैं जैसे इस तरीके से देखा था, बोलिए कौन सा ऑर्बिटल? और ये इसका क्या दिखा रहे बेटा? न्यूक्लियाई। तो एटॉमिक ऑर्बिटल जो होता है वो यूनिन्यूक्लियाई होता है।
लेकिन जो मॉलिक्यूलर बैटर मान लो ये का है और ये एक है, दो, ये बनकर के मॉलिक्यूलर बैटर बना है, तो ये एक से ज्यादा न्यूक्लियाई हो गया। तो अगला लाइन पढ़ो, न्यूक्लियाई ऑफ डिफरेंट एटम्स इन द मॉलिक्यूल बिहेव एज, एक से ज्यादा न्यूक्लियस के तौर पे वहां पर आपको दिखेगा तो पॉलीसेंट्रिक न्यूक्लियस के तौर पे बिहेव करेगा। बात समझ में आया? अगला पॉइंट पे ध्यान देना बेटा, यहां से आप आगे का खेल इंटरेस्टिंग शुरू होने जा रहा है। ये देखो, जितना एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा उतना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। ऐसी बात हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल में भी पढ़े थे कि जितना एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स करेगा उतनी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। जैसे एस और पी अगर आपस में मिक्स किया तो बनेगा एसपी, और कितना सारा एसपी बनेगा? 2 बनेगा। ठीक है, और ये ध्यान से देख, यहां पर हम लोग 2 टर्म यूज करने वाले बेटे। जाई, जाई रिप्रेजेंट करता है किसको? जाई का मतलब, आप जाई को क्या पढ़ोगे? वेव फंक्शन पढ़ोगे। और जाई किसको रिप्रेजेंट करेगा? यहां पर एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। अब ये बताओ, ऑलरेडी हम लोग ये पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर शो करता है कि वेव नेचर शो करता है? दोनों शो करता है। डोमिनेंट नेचर कौन होना चाहिए? वेव। अरे बात किए थे ना, डी ब्रॉगली के मुताबिक क्या होता है बेटा? पार्टिकल नेचर और वेव नेचर एक दूसरे का इनवर्सली है। तो इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत कम था, तो उसका कौन सा नेचर डोमिनेंट है बेटा? तो अब हम लोग इलेक्ट्रॉन को वेव के हिसाब से देखने वाले हैं, और पहले देख चुके हैं। ठीक, और उसी वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा, उस एम्पलीट्यूड को हम लोग किस नाम से पुकारेंगे बेटा? जाई। लेकिन अगर जाई को आप स्क्वायर बना देते हो तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मतलब ऑर्बिटल के। तो 2 टर्म दोबारा सेट कर, जाई कहलाएगा क्या? वेव फंक्शन। रिप्रेजेंट किसको करेगा? एम्पलीट्यूड ऑफ वेव को। जैसे कि ये देखो, ये वेव हमारे पास, ये लाइन टर्न है बेटा। अब बता, इस हाइट को आप क्या कहोगे? और यही का नाम होगा हमारा, इसी चीज को हम लोग जाई कहेंगे। और इस जाई को जब स्क्वायर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तब वो क्या कहलाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, जिसका मतलब क्या होगा? ऑर्बिटल होगा। क्लियर बेटा यहां तक? ठीक, अब सुनो, वीबीटी जो हम लोग पढ़े थे उसी का कुछ आगे धीरे धीरे करके मॉडिफिकेशन होने जा रहा है। अब ये बताओ, वीबीटी में एटॉमिक ऑर्बिटल, यहां बात क्या हो रहा है? एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा ना बेटा? तो बताओ, तो वीबीटी के मुताबिक एटॉमिक ऑर्बिटल जो ओवरलैप करेगा, अकॉर्डिंग टू वीबीटी, बोला एटॉमिक ऑर्बिटल जो ओवरलैप करेगा कितनी तरीके से करेगा? 2 तरीके से करेगा। 2 तरीके से करेगा, पढ़े थे ना? और वो 2 तरीका क्या था बेटा? या तो ऐसे ओवरलैप करेगा, बोल ऐसे डिग्री के हिसाब से क्या पढ़ा था? कितना डिग्री? 180 डिग्री पे ओवरलैप करेगा, या फिर इस तरीके से ओवरलैप करेगा, 0 डिग्री पे ओवरलैप करेगा। नतीजा 2 तरह का बॉन्ड बनेगा। कौन कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। ये पढ़े थे। तो अब इसी को हम लोग आगे और मॉडिफाई करने वाले हैं, और इसको समझने के लिए हम लोग एक टर्म पे जाने वाले, जिस टर्म का नाम है LCAO। LCAO आपको एक आइडिया देगा, एक मैथमेटिकल आइडिया देगा कि किस तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। और LCAO का फुल फॉर्म कौन बताएगा? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। LCAO का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, और इसके मुताबिक ध्यान से सुनना, इसके मुताबिक एटॉमिक ऑर्बिटल फिर से कंबाइन करने वाला है। ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके, वीबीटी में कंबाइन करेगा, ओवरलैप करेगा, 2 तरीके से करेगा, 180 पे करेगा और 0 पे करेगा। इसके मुताबिक देखो क्या कहता है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, ओवरलैपिंग कैसे होगा बेटा? और इसका एक और नाम, अब ये ओवरलैपिंग इन सेम फेज का मतलब क्या हो रहा है? ठीक है, थोड़ा सा फिजिक्स में जाइए तो आपको ये वर्ड मिलेगा। पढ़े थे? क्या पढ़े थे बताओ? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है? बोलो बोलो, याद करो जो पढ़े थे बेटा। हाँ, तो आपका कहना क्या है कि जब 2 क्रेस्ट और क्रेस्ट के साथ या ट्रफ और ट्रफ के साथ कंबाइन करेगा, यानी क्रेस्ट और क्रेस्ट के साथ अगर कंबाइन कर रहा है, ट्रफ ट्रफ के साथ कंबाइन कर रहा है, तो क्या ये कह सकते हैं? यही है ना बेटा? ठीक है, और ये क्या है यहां पर पढ़? ऑपोजिट फेस, यानी कि डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्शन में क्या पढ़े थे हम लोग? ठीक है ना? चलो ना फिर से समझते हैं। पहले पहले बेसिक बताने जा रहे, सुनो एकदम दिमाग में एक फंडामेंटल जो चीज बता रहे, फंडामेंटल के तौर पे बैठा लो कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, वीबीटी के मुताबिक ओवरलैप करेगा, 2 तरीके से करेगा, वहां सिग्मा और पाई बॉन्ड बनेगा। यहां पे भी एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, 2 तरीके से करेगा, सेम फेज में और ऑपोजिट। जब सेम फेज में ओवरलैप करेगा, अच्छा फिर से एक बात बताओ, एटॉमिक ऑर्बिटल अगर ओवरलैप करेगा उसका रिजल्ट का नाम बताओ। एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप किया, उसका रिजल्ट का नाम बताओ। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना? अगर सेम फेज में ओवरलैप किया तो उसका जो रिजल्ट होगा, उस रिजल्ट का नाम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। चाहे कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसका एक और नाम, एक और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है बेटा? हाईली
ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो दिमाग में सेट कर लो, एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा तो एमओ बनाएगा, अगर सेम फेज में ओवरलैप किया तो बीएमओ बनाएगा, और अगर ऑपोजिट फेज में ओवरलैप किया तो बेटा एबीएमओ बनाएगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा। और इसी का जैसे बॉन्डिंग का ऑपोजिट आप क्या बनाए बेटा, एंटी बॉन्डिंग, तो एचओएमओ का ऑपोजिट पकड़, हाईली का ऑपोजिट, ऑक्युपाइड का ऑपोजिट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर यहां तक? फिर से रिपीट कर, दिमाग में सेट कर, एमओ ओवरलैप करेगा, दो तरीके से करेगा, सेम फेज में करेगा, ऑपोजिट फेज में करेगा। एमओ का ओवरलैपिंग का रिजल्ट, सॉरी एओ का ओवरलैपिंग का रिजल्ट एमओ, अगर सेम फेज में हो तो एमओ का नाम बीएमओ, और अगर ऑपोजिट फेज में हो तो एमओ का नाम एबीएमओ। क्लियर है? चलिए दोबारा बात करने जा रहे हैं, फिर से सुनना बेटा, फिर से समझना। एलसीए कितने तरीके से ओवरलैप करेगा, दो तरीके से, सेम फेज या ऑपोजिट फेज। अब आइए सेम फेज का मतलब समझते हैं, है ना। अब देखो ये अगर वेव की बात करते बेटा, और यहां से अगर इस तरीके से इसको कर दो तो बोलो ये पार्ट क्या कहलाएगा, जाई, ये इसको नाम दे दिया जाई ए। एक और ले ले बेटा यहां से, इसका नाम क्या होगा, जाई, जाई बी, जाई ए, जाई बी मिलकर के ये बनाया। अब इस एम्पलीट्यूड का नाम क्या होगा, जाई ए प्लस जाई बी, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे जाई स्मॉल बी से। दोबारा समझना, याद देखो, अच्छा वो भी समझ लो, यहां उसका एक साथ देखते हैं। और अगर यहां पे ओवरलैपिंग करेंगे बेटा तो बोलिए क्या होगा, जाई ए, और ये पार्ट क्या होगा, जाई बी, और यहां जो भी बनेगा वो जाई ए माइनस, तो हम लोग जाई स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब जाई ए स्मॉल ए किसके बराबर है, जाई ए माइनस जाई बी के बराबर है, और यहां पर जाई स्मॉल बी किसके बराबर है, जाई ए प्लस जाई बी के बराबर है। ठीक, अब इसको मैथमेटिकली समझने की कोशिश कर, देखिए यहां पर समझ, जाई ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है और जाई बी किसको, एक्चुअली ऑर्बिटल नहीं, एटम ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ऑर्बिटल ये तब कहलाएगा जब स्क्वायर में होगा। अच्छा इसका मतलब देखो तो यही है ना। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर, क्या बनेगा, बनेगा। अब बताओ जाई स्क्वायर का नाम क्या, ऑर्बिटल, लेकिन यहां पर जाई स्क्वायर बी का नाम क्या, क्योंकि यहां पर सेम फेज में जो ओवरलैपिंग हुआ। तो याद रखना यहां जो स्मॉल बी है बेटा, ये जो स्मॉल बी, ये स्मॉल बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो स्मॉल ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंटी बॉन्डिंग को। दोबारा से समझ, जाई ए, जाई बी, जाई स्मॉल ए क्या होगा, ए माइनस बी, अगर स्क्वायरिंग कर देंगे तो बेटा क्या होगा, यही, जहां पर ये पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को। क्लियर है? यहां पर हम लोग फेस को समझने का कोशिश की इन टर्म्स ऑफ वेव, अब फिर से फेस को समझने का कोशिश करेंगे इन टर्म्स ऑफ वीबीटी। ठीक, उससे पहले एक बार वीबीटी पे चलते हैं। और कौन है ये, अरे डायग्राम समझ, क्या है बेटा डायग्राम, बोलोगे ना सर, तीनों पी ऑर्बिटल यहां पर दिख रहा है, बोलिए ब्लू कलर कौन है, पीएक्स, ये येलो कलर, और ये पिंक कलर, दिख रहा आपको। अब यहाँ फेस को समझते हैं, अभी हम लोग फेस, अच्छा यहाँ पर दोबारा से समझ, यहाँ जो फेस की बात कर रही है, फेस समझ में आ रहा, तो अगर आप चाहो तो उसको ऐसे भी दिखा सकते हो, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस, प्लस प्लस के साथ ओवरलैप कर रहा, माइनस माइनस के साथ ओवरलैप कर रहा, सेम फेज में कहलाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे बात करेंगे तो फेस को समझ, बताओ अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो बोलते एक्स एक्सिस का ये पार्ट क्या होता है, पॉजिटिव, और ये पार्ट क्या होता है, इसी तरीके से ये पार्ट क्या होगा, पॉजिटिव, और ये पार्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसी चीज को अब यहां अप्लाई कर, बोल एक्स एक्सिस का ये वाला पार्ट क्या है, पॉजिटिव है, तो ये वाला पार्ट क्या है, नेगेटिव है। वो तो वाई एक्सिस का ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, जेड का ये पार्ट, ये पार्ट, तो इस तरीके से हम लोग फेस देखेंगे ऑर्बिटल के अंदर में। क्लियर? अब वापस आओ, वीबीटी के मुताबिक क्या पढ़े थे, या तो ओवरलैपिंग इस तरीके से होगा प्लस ये, और जब ये दोनों ओवरलैप करेगा तो क्या बनाएगा, कुछ इस तरीके का मामला बनाएगा, इस तरीके का मामला बनेगा, और ये क्या कहलाएगा, दूसरा देख इस तरीके से, और इस तरीके से अगर ओवरलैप हुआ तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, इस तरीके से बनेगा। और ये क्या बेटा आपका, ये वीबीटी कहा था, तो वीबीटी सिर्फ इतना बोला था कि ये इस तरीके से ओवरलैप होगा या इस तरीके से ओवरलैप होगा, 180 पे होगा या 0 डिग्री पे होगा। क्लियर है?
अब इसी को एमओटी और फर्दर मॉडिफाई कर रहा, दोबारा से समझ, अब एमओटी के एंगल से समझने जा रहे हैं। एक बार फिर से ध्यान में रखना, प्लस माइनस को आपको ध्यान में रखना, वहां पर क्या है, वापस आओ, यहां देखो अकॉर्डिंग टू एमओटी। अब देखो ये कौन है बेटा, और फिर से अब अगर इन दोनों को ओवरलैप करेंगे, ध्यान से समझना, या तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, या फिर ये। अब ये दोनों अगर आपस में ओवरलैप किया तो आप उस ओवरलैपिंग को क्या नाम देना चाहोगे, सेम फेज की अपोजिट फेज, सेम फेज। अब ये बता, वीबीटी के मुताबिक अगर इस तरीके से ओवरलैपिंग हो तो उसका नाम क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड। तो एमओटी के मुताबिक भी इसका नाम सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन कब, जब सेम फेज में ओवरलैप किया। लेकिन दोबारा से समझो इसको, दोबारा से समझो। मान लो फिर से हम लोग लेते हैं सिचुएशन, एक बार फिर से सिचुएशन लेते हैं। इस बार क्या करते हैं, यहां पर ये प्लस माइनस कर दिए, और ये। अब ये जो ओवरलैपिंग होगा वो अपोजिट फेज, ठीक। लेकिन इस बार जो बनेगा वो भी सिग्मा बनेगा अकॉर्डिंग टू वीबीटी, लेकिन अकॉर्डिंग टू एमओटी वो क्या बनेगा, यानी ये पार्ट आपका कहलाएगा बीएमओ, और ये पार्ट हो गया बेटा आपका बीएमओ। समझ में आया एमओटी के हिसाब से फेज का मतलब क्या हो रहा है, ठीक। एक बार फिर से समझ, वीबीटी के मुताबिक पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, ये ओवरलैप होगा। लेकिन एमओटी में फिर से प्रोबेबिलिटी क्या है कि या तो इस पे हम लोग क्या ले लेते हैं, प्लस, इधर भी प्लस, ये माइनस और ये माइनस। अब अगर जो ओवरलैपिंग होगा बनेगा तो पाई बनेगा। लेकिन हाँ, ये कैसा कहलाएगा, ये बीएमओ कहलाएगा। एक और पॉसिबिलिटी पकड़, ये आपके पास पी ऑर्बिटल, ये आपके पास पी ऑर्बिटल। अब एक में प्लस ले ले, एक में माइनस ले ले, फिर से प्लस और माइनस ले ले, यानी अब जो ओवरलैपिंग होगा वो कैसा ओवरलैपिंग होगा, अपोजिट फेज में एंटी बॉन्डिंग बनेगा। तो उसको हमें किस सिंपल से रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, क्लियर है। यहाँ पर फेज का मतलब समझ में आ गया, सेम फेज अपोजिट फेज का चक्कर क्या है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एबीएम, अब आप समझते इसको, बोलो। वीबीटी के मुताबिक एस, और अगर एस ओवरलैप करेगा तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा, ठीक। एमओटी के मुताबिक अगर एस और एस, 1s और 1s ओवरलैप करेगा, सेम फेज में करेगा तो सिग्मा, अपोजिट फेज में करेगा तो सिग्मा स्टार। लेकिन ये 1s नहीं हुआ तो यहां पर आपको 1s लगाना, और यहां पे आपको क्या लगाना है, समझ में आ रहा है किस तरीके से 1s ओवरलैप किया, वो क्या बनाया बेटा, सिग्मा 1s, और एक बनाएगा सिग्मा स्टार 1s। उसी तरीके से 2s ओवरलैप किया तो सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s। 2px क्या बना रहा है बेटा, पाई और पाई स्टार। 2py क्या बना रहा है, पाई 2py, पाई स्टार 2py। और 2pz क्या बना रहा है, सिग्मा और सिग्मा स्टार 2pz। क्लियर है, क्लियर है, सोच के सोच, यहां तेरे लिए क्वेश्चन अगर क्लियर है। एस और एस सिग्मा बनाएगा या पाई बनाने का कोई गुंजाइश, वो हमेशा सिग्मा बनाएगा। पी और पी क्या बनाएगा, सिग्मा या पाई, दोनों बना सकता है। अब सवाल यहां उठता है कि यहां पर पाई बना, एक्स जो है वो पाई बनाया, वाई जो है वो पाई बनाया, जेड सिग्मा क्यों बनाया, ये आपके सामने सवाल है। समझ में आ रहा बात, ठीक। यहां से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है। फिर से दोबारा बात को समझ, पी और पी के बीच में पाई बनने का चांसेस है, सिग्मा बनने का चांस है। तो यहां पर एक सवाल होगा कि जेड ही सिग्मा क्यों बनाया। अगर वाई सिग्मा बनाता तो इसका मतलब ये पाई बन जाता है, तो फिर सवाल उठता कि वाई सिग्मा क्यों बना रहा है। अगर एस सिग्मा बनाता तो भी ये पाई होता, ये पाई होता, लेकिन सवाल वही उठता कि एक्स सिग्मा क्यों बना रहा है, ठीक है। इसका जवाब आपके पास है, पढ़ा चुके, भूल गए, दोबारा बता रहे, सुनो यहां देखो। अच्छा पहले एक बात बताओ, दो एटम जब आपस में, समझना, दो एटम जब, ये एटम का न्यूक्लियस है, ये एटम का न्यूक्लियस है, दो एटम आपस में ओवरलैप कर रहा है, इसका ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है और ये आपका बन, ठीक है। ये बता, जब दो एटम आपस में बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड बनाने का टाइम पे दोनों का जो न्यूक्लियस होगा वो अलग अलग लाइन पे मौजूद होगा कि एक ही लाइन पे मौजूद होगा, बोलो बोलो। देखो यहां से जोड़ो ना भाई, ये न्यूक्लियस जोड़ो, और ये न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस का डिस्टेंस को क्या कहते हैं बेटा, बॉन्ड लेंथ कहते हैं ना, ठीक है। आप एटम को कैसे भी रखो, आप इसको ऐसे रखो, इसको ऐसे रखो, ये न्यूक्लियस आना तो उसको एक लाइन में ही पड़ेगा, क्लियर है। चलिए एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाए थे, एक सवाल दोबारा पूछ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन हम लोग 3 डायमेंशन में न्यूक्लियस का लोकेशन कहां सेट किए थे, अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन न्यूक्लियस का लोकेशन कहां सेट किए थे, याद आया।
न्यूक्लियस का एक्सिस कौन एक्सिस है? जेड एक्सिस। यही बात की थी ना कि हमारे कन्वेंशन के मुताबिक हम लोग हमेशा ये मान के चलेंगे कि न्यूक्लियस किस एक्सिस पे मौजूद होगा? जेड एक्सिस पे मौजूद होगा। ये याद है? आओ समझाते हैं। यहां देख बेटा, बोल क्या बना हुआ है? फिर से तीनों पी दिख रहा है, पी एक्स पी वाई पी जेड। और न्यूक्लियस कहां दिखा रहे हैं आपको? देखो जेड एक्सिस पे। एक और ले ले, ठीक। अब अगर ये दोनों आपस में ओवरलैप करेगा तो तभी ओवरलैपिंग होगा ना, जब दोनों न्यूक्लियस एक लाइन पे आएगा। और जब दोनों न्यूक्लियस एक लाइन पे आएगा बेटा, तो ध्यान से देख क्या होने जा रहा है। जेड और जेड ऐसे ओवरलैप कर रहा है, ऐसे ओवरलैप कर रहा है जेड और जेड। तो इसका मतलब जेड क्या बनाएगा? अब देखो यहाँ पी एक्स है, पी एक्स है, कैसे ओवरलैप कर रहा है बेटा? पैरेलल कर रहा है। ये पी वाई, ये पी, गलत हो गया, इधर होना चाहिए था, पी वाई ऐसे होगा, है ना। इसका मतलब जेड और जेड एक लाइन पे आ गया, तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा बेटा? सिग्मा। बाकी क्या बनाएगा? मान लो क्वेश्चन को चेंज किया गया और बोला गया कि मान लो जेड नहीं एक्स एक्सिस न्यूक्लियर एक्सिस है, तो बोल खेल क्या पलटने वाला? तब ये सिग्मा बन जाएगा, ये सिग्मा बनेगा, और ये पाई बनेगा, और ये पाई बनेगा। मान लो आपसे कहा गया नहीं वाई एक्सिस को न्यूक्लियर एक्सिस बना दो, तो क्या होने वाला बोल? तो फिर ये सिग्मा बनेगा, ये सिग्मा बनेगा, ये पाई। शॉर्ट जो न्यूक्लियर एक्सिस होगा वो सिग्मा बनाएगा। क्लियर है बेटा? ये लाइन सबको समझ में आया? बहुत बढ़िया। अगर समझ में आ गया तो अब देखना आपके किडनी में कितना दम है। ये रहा क्वेश्चन, दे आंसर। मोर देन वन आंसर। अब ट्राई कर। अगर एक्स एक्सिस न्यूक्लियर एक्सिस है, पहले ऊपर बोल क्या होगा? इसका मतलब ये सिग्मा, ये पाई, ये चल अब चेक कर। सिग्मा टू पी एक्स, सिग्मा टू पी एक्स बनेगा, पाई टू पी वाई बनेगा, पाई टू पी जेड बनेगा, सिग्मा स्टार टू पी एक्स, सिग्मा स्टार टू पी एक्स तभी बनेगा। क्लियर है? अगला ट्राई कर। इस बार कौन सा एक्सिस आपका न्यूक्लियर एक्सिस माना गया बेटा? वाई एक्सिस को हम लोग न्यूक्लियर एक्सिस माने। जवाब दे, जवाब दे बेटा। ये क्वेश्चन जेई में आया था, पर जो क्वेश्चन आया था उसमें थोड़ा सा चेंजेस किए। बोल, वाई एक्सिस न्यूक्लियर एक्सिस है। चलो करेक्ट आंसर सुनो। नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। करेक्ट आंसर, नो बॉन्ड विल फॉर्म। और जेई में बेटा यही उसका ऑप्शन था जो हटा दिए यहां से। क्यों? सर यहाँ पीएक्स और पीवाई का ओवरलैपिंग का बात हो रहा है। पीएक्स और पीवाई के बीच में कितना एंगल होता है बेटा? क्लास के शुरुआत से चिल्लाते हुए आ रहे, 0 डिग्री पे ओवरलैपिंग होगी, 180 पे ओवरलैपिंग होगा, 90 पे कहां से ओवरलैपिंग होगा? बॉन्ड ही नहीं बनेगा। आया बात समझ में? ठीक, तो यहां पर फिर समझ में आई है? क्लियर है? चलिए आगे बढ़े बेटा। तो यहां से हम लोग ये देखें कि किस चीज, तो समझ लो ये हमारे पास बीएमओ और एबीएमओ का लिस्ट तैयार है। अब आगे का पूरा खेल इसी पे चलने वाला है। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, और जेड एक्सिस को हम लोग बाय डिफॉल्ट न्यूक्लियर एक्सिस मान के चलेंगे, इसलिए जेड सिग्मा होगा और पीएक्स और पीवाई पाई बनाएगा। ठीक है, और आगे बात करते हैं। आइए समझते हैं। कौन है बेटा ये? कौन है ये? आप समझ लो 1s 1s का ओवरलैपिंग पढ़ने जा रहे, या फिर आप इसको 2s भी मान सकते हो, 2s भी मान सकते हो। अगर इसका 1s मानोगे तो फिर ये सिग्मा स्टार 1s है और ये सिग्मा 1s है। और अगर आप इसको 2s मानोगे तो ये क्या बन जाएगा? सिग्मा स्टार 2s और ये सिग्मा 2। अब समझना और कुछ बात का ध्यान देना। यहां पर जो ओवरलैपिंग का जो डायग्राम देख रहे हैं बेटा, ये ऑपोजिट फेस का ओवरलैपिंग है और ये सेम फेस। लॉजिक इस तरीके से याद रखना, जब ऑपोजिट फेज में ओवरलैपिंग होगा दोनों को मिला देना। ठीक, सॉरी सेम फेज में, सेम फेज में होगा तो दोनों को क्या करना बेटा? देखो तो ये पॉलीसेंट्रिक बना कि नहीं बना, है ना। लेकिन जब ऑपोजिट फेज में होगा तो दोनों एक दूसरे दूर भागने का कोशिश करेगा। समझ में आ रहा है? ठीक, आइए दोबारा समझाते हैं, दोबारा समझाते हैं।
उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बेटा एनसीईआरटी का लाइन है, उस पर बातचीत करेंगे, ये बात करेंगे, ये बात करेंगे 2 मिनट के बाद। एक बार फिर से इसको समझिए, ये कौन सा होगा 2pz 2pz, भाई pz pz क्या बनाएगा, सिग्मा बनाएगा। अब बताओ तो ये जो होगा ये ऑपोजिट फेज का ओवरलैपिंग है और ये सेम फेज, तो देखो तो सेम फेज में दोनों मिक्स हो गया आपस में, दोनों ओवरलैप कर गया, और ऑपोजिट फेज में दोनों एक दूसरे से दूर भागने का कोशिश कर रहा है। क्लियर है। ये जो बीच का खाली जगह है, इस खाली जगह का नाम नोड, ठीक है, ये खाली जगह का नाम नोड। अब एक जो चीज बताना जरा एकदम ध्यान से सुनियो, इस वक्त जो चीज समझाएंगे बेटा नोट करने तो देंगे नहीं, इतना बड़ा डायग्राम नोट करके कोई मतलब नहीं बनेगा, ये डायग्राम ऐसा आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, लेकिन जो समझा करके निचोड़ निकालेंगे, आउटपुट निकालेंगे, उस पर आप फोकस कीजिएगा। जैसे आपके एक सवाल अगर पूछा जाए 2p में कितना नोड पाया जाता है, तो जवाब क्या होगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात कर रहे हैं, 2p में कितना नोड पाया जाता है, एक। अगर आपसे पूछेंगे 2p में कितना प्लेनर नोड पाया जाता है, फॉर्मूला L था, याद है। और अगर पूछा जाए 2p में कितना स्फेरिकल नोड पाया जाता है, फॉर्मूला क्या था, n-l-1। पूछा जाए टोटल नोड कितना होगा, इसी को बेस करके आप बताए ना एक बेटा। लेकिन अगर यहां पूछ लेगा सिग्मा 2p, सिग्मा स्टार 2p, पाई 2p, पाई स्टार 2p में कितना नोड बना है, आपका फॉर्मूला काम नहीं करेगा, आपका ये डायग्राम काम करेगा। ठीक है, आपका ये डायग्राम काम करेगा। एक बार फिर से समझते हैं, तो बोलो 2pz में जब ऑपोजिट फेज में ओवरलैपिंग हुआ कितना नोड बना, यहां कितना नोड बना, 0। चलिए तो देखे जरा कौन बताएगा, 2px में ओवरलैपिंग हुआ, बताओ कहां पर। ये डायग्राम समझ में आ रहा, तो देखते ये सेम फेज में ओवरलैपिंग हुआ, फिर से लॉजिक बता रहे, सेम फेज में ओवरलैपिंग होगा, दोनों एक दूसरे के साथ मिल गया, दोनों एक दूसरे के साथ मिल गया, और ये जगह नोट तैयार। और जब ऑपोजिट फेज में हुआ था देखो दोनों एक दूसरे से दूर भागने का कोशिश कर रहा। नंबर ऑफ नोड स्ट्रक्चर से गिन के बताओ, यहां पर बोलो इसके पास कितना नोड है, बोल बेटा 1 नोड। ये भी एक नोड बनेगा, पकड़, है ना। ये क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस तो पहले बता चुके थे, बाय डिफॉल्ट नोड है। यहां पर कितना नोड बना, 2। यहां कितना नोड बना, ठीक है, बता सकते हैं। देखो यहां पर कौन है, ये 2py तो जिस तरीके से 2px ओवरलैपिंग करेगा उसी तरीके से 2py ओवरलैपिंग करेगा। बोल यहां कितना नोड है, 2, एक इधर और एक इधर जाएगा, इस तरीके से था। और इसमें कितना नोड है, 1, जो यहां से जाएगा, जो यहां आ रहा बात समझ में, ठीक। आइए वापस आते हैं, पढ़ो इसको क्या कह रहा, पढ़ो इसको। और इसके साथ कंपेयर करना स्टेटमेंट को, है ना। यहां दोनों एक दूसरे के साथ दूर भागने का कोशिश कर रहा है, यहां पर क्या मिल रहा है बेटा आपको, नतीजा इसका बताओ, तो नतीजा इसका जो स्टेबिलिटी होगा कम होगा। अरे भाई आप रिपल्शन का गेम खेल रहे हैं ना। अच्छा यहां देखो तो ये पढ़ो तो, यहां पे रिपल्शन क्या है, यहां पे रिपल्शन क्या है, लेस है, यानी इसका स्टेबिलिटी, यानी स्टेबिलिटी ज्यादा होने का मतलब देखो डायग्राम से भी आपको समझ में आ रहा, सिग्मा 1s की एनर्जी कम है, सिग्मा स्टार 1s की एनर्जी। और यहां पर कितना नोड बन रहा है बेटा, 1 नोड बन रहा है। तो दिमाग में सेट कर, बोल सिग्मा स्टार 1s में कितना नोड बनेगा, सिग्मा स्टार 2s में कितना नोड बनेगा, सिग्मा 1s में कितना नोड बनेगा, 0। सिग्मा 2s में कितना नोड बनेगा, 0। दोबारा बताना, इस डायग्राम से बोलो सिग्मा स्टार 2p में कितना नोड बनेगा, 1। सिग्मा स्टार 2pz। और सिग्मा 2pz में कितना बनेगा, 0। सिग्मा 2p। अब बताओ पाई 2p में कितना बनेगा, पाई 2px में 1 और पाई 2py में 1। और यहां पर पाई स्टार 2px में, पाई स्टार 2py में, ये आगे लिखा देंगे, अभी जस्ट समरी बना रहे, सुन लो। मतलब यहां पर
1 2 3 4 5, ये 5 है जो सिर्फ एक नोट दिखाएगा, ये 3 है जो 0 नोट दिखाएगा, और ये 2 है जो 2 नोट दिखाएगा। ठीक है यहां तक की बात। चलो आगे बात करते हैं। यही बात दोबारा लिखा गया है, अब समझो यहां पर, ये देखो देखो तो बात सिंपल है, ये जाई ए है, ये जाई बी है, यहां पर क्या हुआ, सेम फेज, क्या हुआ, ऑपोजिट फेज। ये एनर्जी का डायग्राम है बेटा, तो सेम फेज और ऑपोजिट फेज का मतलब ये कौन है, ये बीएमओ है, और ये कौन है, इसका एनर्जी ज्यादा होगा, इसका, क्लियर है, इसका एनर्जी ज्यादा होगा, इसका एनर्जी किसके रिस्पेक्ट में, एओ के रिस्पेक्ट में। समझ, इस डायग्राम को समझ। यहां पर अगर एनर्जी, तो ये एनर्जी, ये एओ का लाइन है ना बेटा, इसके रेफरेंस में बीएमओ का एनर्जी, एबीएमओ का एनर्जी। एक क्वेश्चन का इससे सामना होगा बेटा, आपसे पूछा जाएगा कि इस डायग्राम में, यानी एमओटी के अंदर में बीएमओ और एबीएमओ किसका एनर्जी ज्यादा, किसका एनर्जी कम, ये ज्यादा ये कम, विथ रेफरेंस टू, है ना। लेकिन इसके अलावा एक और चीज याद रखना, इन दोनों का टोटल एनर्जी बराबर होगा इन दोनों का टोटल एनर्जी। समझ में आ रहा, एओ के रिस्पेक्ट में ये ज्यादा, एओ के रिस्पेक्ट में ये कम, लेकिन इन दोनों का जब टोटल निकालोगे और इन दोनों का जब टोटल निकालोगे तो क्या पाया जाएगा, पल्स को। समझे, टोटल एनर्जी किसका, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का क्या रहेगा, सेम रहेगा, किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिनल एटॉमिक ऑर्बिटल जिसके साथ वो ओवरलैपिंग कर रहा है। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आया। चल अब यहां पर कुछ चीज आपको अब तक जो पढ़े बेटा उसको समराइज करो, उतना बड़ा बड़ा डायग्राम नोट नहीं करना, समरी अब देखो। पहला पॉइंट क्लियर, दूसरा सुनो, बीएमओ सिग्मा होता है, पाई होता है, डेल्टा भी होता है, जस्ट लाइक देखो देखो बहुत मिलता जुलता है। ए क्या था मेरे पास, एओ का नाम बोल तो, एस टी डी, एफ था ना, देख एस से मिलता जुलता, पी से मिलता जुलता, डी से मिलता जुलता टर्म रखा गया इस तरीके से, एसपीडी था या सिग्मा पाई और डेल्टा के हिसाब से नाम दिया गया। तो बीएमओ आपके पास सिग्मा होगा, पाई होगा, डेल्टा होगा। डेल्टा आपके सिलेबस में नहीं, आपको क्या पढ़ना है बेटा, सिग्मा। और उसी तरीके से एबीएमओ क्या होगा, क्लियर। अब इन लोगों का एनर्जी ऑर्डर देख लो क्या है, बोलो ये तीनों कौन है, बीएमओ, ये तीनों कौन है बेटा, एबीएमओ। तो जाहिर सी बात है एबीएमओ का एनर्जी ज्यादा है। अब उसमें भी याद रखना, सिग्मा पाई डेल्टा में सिग्मा का एनर्जी कम होगा, लेकिन यहां पर सिग्मा एंटी का एनर्जी बीच में कौन है, नॉन बॉन्डिंग, इसका एनर्जी इन दोनों के बीच में लाई करेगा। अब ये नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है, याद रखना मॉलिक्यूल के अंदर में नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का कंसेप्ट बिल्कुल वैसे ही है जैसे लोन पेयर का है। एक ऐसा इलेक्ट्रॉन का पेयर जो मौजूद तो है पर वो एनर्जी को डिस्टर्बेंस नहीं करेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आगे का लाइन पढ़, याद रखना सिग्मा का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है उसका स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल होता है, एक हर तरफ से एक जैसा होता है, लेकिन जो पाई बनाता है वो सिमेट्रिकल नहीं होता। अगला लाइन पढ़ बेटा, याद है समरी बनाए थे ना, ये तीन। अच्छा, वन नोड में कितना था, 5 था, 1 2 3 4, और टू नोड में कितना था, क्लियर है, ठीक। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आगे जरूरत पड़ने वाला, पढ़ क्या लिखे, कौन कौन है, पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई। याद रखना इन दोनों का एनर्जी सेम होता है, और जब एनर्जी सेम होगा और दोनों का ओरिएंटेशन अलग है क्या ऑर्बिटल कहलाएगा, है ना। एक आपको स्टेटमेंट बताए थे, दोबारा याद दिला, जब जब हुंस की बात करेंगे तो समझ जाना डिजेनरेट ऑर्बिटल आने वाला है, उसका बात होगा। और अगर डिजेनरेट ऑर्बिटल की बात करेंगे तो समझ जाना कौन आने वाला है, तो अगर इसकी बात करें मतलब कौन आने वाला है, हुंस का बात आने वाला है। ये हर जगह मिलेगा बेटा, एक दूसरे के बिना पढ़ाई हो ही नहीं सकता है। और यहां पे भी इन दोनों का एनर्जी सेम है लेकिन दोनों का ओरिएंटेशन अलग है, मतलब ये भी डिजेनरेट ऑर्बिटल है। ठीक है यहां तक, चलिए व्हाट इज एमओ कॉन्फ़िगरेशन, उससे पहले सवाल व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
एक एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहेंगे। ठीक उसी तरीके से एक मॉलिक्यूल के अंदर में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन कहेंगे। और जब कन्फिग्रेशन का बात आया तो पढ़ पहला लाइन क्या कहता है, कौन सा रूल, ऑफ बोर रूल। कौन सा रूल, कौन सा रूल, चलिए तीनों रूल को एक बार दोबारा टच कर लेते हैं, अभी जरूरत पड़ने वाला। बोलो ऑफ बोर रूल क्या कहता है। सिंपल सी बात, इलेक्ट्रॉन वहां देंगे जहां एनर्जी आनी खत्म। पाउली क्या कहता है बेटा, एक ऑर्बिटल में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, और जो दो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, ऑपोजिट स्पिन में होगा। हुंस क्या कहता है कि डीजेनरेट ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन का फिलअप करेंगे, सिंगली फिलअप करेंगे, एक एक करके फिलअप करेंगे, हाफ फिल्ड के बाद पेयरिंग करेंगे, यही था ना। अब देखो याद करो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जब हम लोग ये बातचीत किए थे ऑफ बोर रूल का, तो फिर एक सवाल उठा था कि किसका एनर्जी कम किसका एनर्जी ज्यादा, तो उसके लिए हमारे पास N+L रूल था। यहां पर आपके पास ऐसा कोई रूल नहीं है बेटा, यहां पर आपके पास एक एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर दिया गया जिसको आपको जहन में रखना है। क्या है देखो, पहला हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से लेकर के नाइट्रोजन मॉलिक्यूल तक आप ये एनर्जी ऑर्डर फॉलो करो। सबसे कम एनर्जी सिग्मा 1s, उसके बाद सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, फिर पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py। मतलब क्या हुआ बेटा, इन दोनों की एनर्जी सेम है, मतलब डीजेनरेट ऑर्बिटल है। फिर सिग्मा 2pz पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py इक्वल होगा, और फिर आएगा आपका सिग्मा स्टार 2pz। लेकिन ये कहां तक आपको इस्तेमाल करना है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से लेकर के नाइट्रोजन के बाद कौन आएगा, ऑक्सीजन के बाद, क्लोरीन के बाद, जब इन तीनों का बात होगा। अच्छा ये एग्जाम्पल है, थोड़ा सा एग्जाम्पल भी सुन लो। जैसे मान लो आपसे कहा गया N2 का कंफिग्रेशन लिखो। N2 का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन बेटा, है ना। देखिए 14 इलेक्ट्रॉन में से पहले क्या की, इसमें डाले ना। आप बता सकते जैसे ही इसमें आप 2 इलेक्ट्रॉन डाले, आप किस रूल को फॉलो किया आउट ऑफ दिस 3, बोलो ओनली AR ना, AR एंड PR। कैसे, अब समझो, अब समझो कैसे। मेरे पास 14 इलेक्ट्रॉन है, इतने सारा ऑर्बिटल है, किसी को ना देकर के इसी को पहले दिए, तो कौन सा रूल फॉलो किया, AR क्यों, क्योंकि एनर्जी कम है। और 14 इलेक्ट्रॉन है, 14 में से सिर्फ 2 ही दिए, बाकी नहीं दिए, मतलब PR को फॉलो किए। बात समझे। अब सुनो यहाँ पर एक पैटर्न याद रखना इलेक्ट्रॉन भरने का। इसमें जब भी इलेक्ट्रॉन डालना, कितना इलेक्ट्रॉन, इसमें 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 एक, गलती कर गए फिर से, क्यों एक, रूल। आप डीजेनरेट पे पहुंच गए, आप वहां डायरेक्ट 2 नहीं डाल सकते हो, ये गलती नहीं करना बेटा, ठीक है। दोबारा से सुन कैसे भरना है, यहां पर देख, 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2। जैसे ही आप हुंस में एंटर करोगे, डीजेनरेट ऑर्बिटल में एंटर करोगे, वहां पे इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके भरेंगे, उसके बाद आप बोल सकते हो कि सर जरूरत क्या है। यहां देखो तो अल्टीमेट तो 2 आना ही है, यहां बच गए, पर हर जगह नहीं बचोगे, कहीं ना कहीं फंसोगे, और अगले में ही फंसने वाले देख ले बेटा, अगर ये गलती करेगा तो होगा। अगला ऑर्डर किसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं, और इसका एनर्जी का ऑर्डर बेटा ये है। अगर ये याद रखोगे तो ये आसानी से याद रहेगा, कुछ करना नहीं बेटा, इसको उठा करके यहां डाल दो, देखो नीचे वाला तैयार, चेक कर, ऊपर इसको याद रख, उसी से नीचे बन जाएगा, सिर्फ सिग्मा 2pz एक घर आगे आ जाए। क्लियर है। अब यहां पे जब इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो कैसे डालेंगे, 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2। ठीक है। जैसे मान लो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, 16। सोचो तो अगर हम लोग वो एक एक का चक्कर छोड़ दिए, जान रहे सब में तो अल्टीमेट 2 होना ही है, तो देखो क्या गड़बड़ होगा, 2 4 6 8 10 12 14 16। लेकिन जब आप एक्चुअली में लिखने बैठोगे तो देखो क्या चेंजेस देखने को मिला, गलती हुआ ना यहां पर। देखो तो ये पट मिलाओ, जहां इलेक्ट्रॉन एक एक को मिलना चाहिए था, आप एक ही जगह पे 2 को डाल दिए। इसलिए ये बात का ध्यान रखना है कि वहां पर आपको एक एक करके डालना है, समझ में आया। इससे देखो गड़बड़ क्या होगा, आपसे पूछेगा बताओ N2 मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक ना पैरामैग्नेटिक, सारा पेयर है डायमैग्नेटिक। लेकिन अगर आपसे पूछा O2 मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक ना पैरामैग्नेटिक, सोचो तो अगर आप इस नियम से भरते हुए चले गए, अब आंसर डाया हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली में क्या है बेटा, एक चीज और जान लो, आज अगर आप एमओटी पढ़ रहे हो तो एमओटी पढ़ने का सबसे बड़ा वजह O2 मॉलिक्यूल है।
पहले ये माना जाता था, सोचा जाता था भाई O2 के पास 16 इलेक्ट्रॉन है, तो 16 का मतलब इलेक्ट्रॉन तो पेयर के हिसाब से रहेगा, तो सारा पेयर होगा तो O2 डायमैग्नेटिक होना चाहिए। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किया जा रहा तो उसका बिहेवियर पैरामैग्नेटिक पाया गया, तब जाकर के यहां से इसका एक्सप्लेनेशन मिला आपको। समझ में आया बेटा यहां तक? ठीक। अब बेटा हाँ पाई वो लिखने में आगे पीछे हो गया, ठीक कर लो ना। पहले कौन होगा? यहां स्टार नहीं होगा, स्टार यहां, ये है ना, ठीक है। यहां तक आवाज समझ में आया बेटा? ठीक। अब आप लोग आगे क्या करना सुनो। अब हम लोग पढ़ने वाले क्या, ये डायग्राम रहने दो। खेल तो यहां से शुरू होगा। सबसे पहले आप लोग यहां तक नोट कर लो बेटा, उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर का पार्ट शुरू करते हैं, ठीक है? क्या पढ़ने जा रहे हो बेटा? बात कर, चलो बात शुरू करो। बॉन्ड ऑर्डर का सिंपल बेटा, जैसे हमेशा बोलते हैं हर पढ़ाई का एक बेसिक होता है, हर एक फंडामेंटल होता है, और फंडामेंटल को आपको याद रखना, पकड़ के रखना है। अभी आज के क्लास के शुरुआत में आपको कुछ क्वेश्चन दिए तो बोलते बॉन्ड ऑर्डर पता करो। बॉन्ड ऑर्डर का पहला डेफिनेशन अच्छे से समझ ले, यही आपका खेल। नंबर ऑफ, ये तो है, और एक खास बात का ध्यान रखना, आगे चलकर जब क्वेश्चन बनाएंगे ये दो एटम आपको कई जगह परेशान करेगा, यही दो एटम आपको कई जगह बचाएगा, एक्चुअली बचाएगा, परेशानी से बचाएगा। किस दो एटम के बीच में बॉन्ड बन रहा है उस पर आपको फोकस करना, बाकी नहीं। जैसे मान लो अगर आपसे कहा जाए, चार सिचुएशन दे रहे हैं, एटम ए, एटम ए, एटम बी, एटम बी, एटम सी, एटम सी, एटम डी, एटम डी। चलो बॉन्ड ऑर्डर बोलना शुरू कर हर एक का। पहला का बॉन्ड ऑर्डर 0, इसके बाद यही है बेटा बेसिक मतलब। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब ही होगा कि दो एटम के बीच में कितना बॉन्ड है। अब इसको निकालने के लिए आपको एक मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया गया जिसको कहा जाता है बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला बेटा, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाय 2। और कुछ प्रॉपर्टीज याद रखना आपको, बॉन्ड ऑर्डर 0, नेगेटिव, प्लस, फ्रैक्शन सब मिलेगा। लेकिन सब मिलने का मतलब क्या होगा कि अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 मिल रहा है या माइनस मिल रहा है, इसका मतलब वो मॉलिक्यूल, लॉजिक यहीं पर है। सोचो ना, अगर बॉन्ड ऑर्डर 0, इसका मतलब क्या निकला बेटा? बॉन्ड बना ही नहीं। जब दो एटम के बीच में बॉन्ड नहीं बना तो मॉलिक्यूल कहां से बनेगा? और एक लॉजिक लगाओ, किसी में 3 एटम है, किसी में 3 बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 3, 2 है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 है, तो 0 है तो -1 है, तो लॉजिक ही नहीं बैठता। बहुत होगा तो आप 0 बता सकते हो, -1 बॉन्ड का कोई मतलब नहीं बनता है। इसलिए अगर कहीं माइनस पे मिल जाए या 0 पे मिल जाए तो उसका क्या मतलब पकड़ेंगे बेटा? उसका मतलब पकड़ेंगे कि मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन अगर मॉलिक्यूल आपको पॉजिटिव या फ्रैक्शन मिलता है तो वो एग्जिस्ट करता है। बॉन्ड ऑर्डर 3 से ज्यादा नहीं होगा, ये याद रखना, विद एन एक्सेप्शन CO प्लस। ऑप्शन सुना ध्यान से, काम की बात है। बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। आइए पहले इसका कंसेप्ट को समझ ले, क्यों होता है ये देख। बोल बेटा, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है ना। अब सोचो अगर आपको 3 बॉन्ड, 3 लकड़ी का टुकड़ा एक साथ दे दिया, बोले तोड़ो इसको, ज्यादा ताकत लगेगा, यानी यहां बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो इसका बॉन्ड एनर्जी। अच्छा आपके पास 2 लकड़ी है बेटा, एक लंबा सा एक छोटा सा, किसको तोड़ने में ज्यादा ताकत लगेगा? तो जिसका साइज छोटा उसका बॉन्ड एनर्जी, लेंथ के साथ बॉन्ड एनर्जी का रिलेशन इनवर्स, तो बॉन्ड ऑर्डर के साथ भी इनवर्स होगा। ठीक है, अब इस पे बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग बनाने वाले हैं। और स्टेबिलिटी के मामले में याद रखना, आपको कई ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जहां स्टेबिलिटी पूछेगा। पहली बात तो ये याद रखना कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसका स्टेबिलिटी ज्यादा, ये पॉइंट भी ऐड कर लो वहां। लेकिन अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए और स्टेबिलिटी डिसाइड करना, तो आप इससे डिसाइड करोगे, किससे? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग, NB यही था ना भाई, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। अगर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम होगा। और एक्चुअली हम लोग ज्यादा इसी पे फोकस करेंगे बेटा, एंटी बॉन्डिंग पे ही फोकस करेंगे। कैसे, वो सब दिखाएंगे। ये सारा रूल आप लोग का नोट हो चुका है बेटा, ठीक। अब आराम से बैठ, कुछ नोट नहीं करना, छोड़ दे पेन, मेरे साथ आ बोर्ड पर। ये भी नोट कर चुके आप लोग, ये पार्ट नोट किए थे, तो यहाँ पे भी समझ लो क्या क्या बताया जा रहा है। देखो, अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हुआ तो बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा। जैसे एग्जाम्पल बोल, इन सारे में कितना इलेक्ट्रॉन है गिन के बता। कार्बन का 6, ऑक्सीजन का 8, 3 ऑक्सीजन मतलब 24, 32। निकाल नाइट्रोजन का,
नाइट्रोजन का 7, 3 ऑक्सीजन का 8, 8 7 24, 24 से 7 31 और एक माइनस है तो 32 है ना। ये पता कर, सब में 14 इलेक्ट्रॉन तो सबका बॉन्ड ऑर्डर 3, ये ब्रेक 13 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड ऑर्डर। बट एक बात याद रखना, अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा, लेकिन अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो इसका मतलब जरूरी नहीं कि वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा। एग्जाम्पल समझ, नाइट्रोजन के पास 13 इलेक्ट्रॉन होता है बेटा और बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है, जबकि ऑक्सीजन सॉरी N2+ और O2+ के पास 15 इलेक्ट्रॉन होता है और इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 2. तो बॉन्ड ऑर्डर सेम होने का मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होगा, लेकिन अगर वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है बॉन्ड ऑर्डर आपको सेम मिलेगा। ठीक है यहां तक। अब आओ कुछ ट्रिक पे बात करेंगे, कैसे निकालना है हम लोगों को बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का वेरियस ट्रिक्स है बेटा, आप जिसको सुटेबल हो, आपको 2-4 दिखा दे रहे, आप जिसमें कंफर्टेबल आप उसको इस्तेमाल करना। एक तो पिरामिड मेथड समझ ले, ठीक है। पिरामिड में 1 2 3 4 5 6 और बस। अब यहां से 8 ये 9 ये सब इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 11 12 13 और 14, फिर 15 16 17 18 19 20। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर बेटा 0, इसका 0.5, इसका 1, इसका 1.5, इसका 2, इसका 2.5 और इसका, आपको ये ध्यान में रखना है। यानी जिसका बॉन्ड ऑर्डर 8 है, जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है उसका बॉन्ड ऑर्डर 0, और जिसके पास 20 है उसका भी बॉन्ड ऑर्डर 0, जिसके पास 11 उसका 1.5, 17 का भी। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका, एक चीज दिमाग में, अभी जब आपके सामने क्वेश्चन आने वाला है ना बेटा, आपका पहला काम यही होगा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर मांगेगा सबसे पहले पता है उसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है। ठीक है, तो एक तरीका ये होगा बेटा। एक तरीका ये देखो कि अगर आपके पास 1 से 8 इलेक्ट्रॉन है तो बाबा से आपका पता चल जाएगा, बाबा क्या वो बताते हैं। लेकिन अगर आपके पास 8 से 14 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला, टोटल इलेक्ट्रॉन -8/2। क्रॉस चेक कर लो, 8 से 14 कोई भी एक नंबर पकड़, 8 से 14 में कोई भी एक नंबर पकड़, 12 पकड़ ले, बैठा कर देख आंसर आ रहा है कि आ रहा है दो। ठीक, लेकिन अगर 14 से 20 के बीच में इलेक्ट्रॉन हुआ तब तुम्हारा फॉर्मूला होगा 20 माइनस टोटल इलेक्ट्रॉन बाई 2। यहां से भी कोई एक नंबर उठा ले, मान ले 18 पकड़ ले, बैठा के चेक कर बेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, तो आप चाहे इससे निकालो, और देखो बेटा अगर इसका इस्तेमाल करना है ना तो आपको बता दे रहे, इसको याद कर ले। बोलेगा सर जितना देर में हम ये पिरामिड बना करके आंसर निकालेंगे उतना टाइम नहीं है आपके पास, इसमें भी तो लॉजिक पकड़ना है, इसको याद कर ले। अब इससे जितना आगे बढ़ेगा 0.5 घटा, और जितना पीछे आएगा 0.5 घटा, बस यही करना है। या फिर आप इसको डायरेक्ट इस्तेमाल करो, मजा तो तब आएगा, पूरा खेल को समझेगा। 1 से 8, 8 से 14, 14 से, और ये खेला कहां से कहां तक का है, 8 से 20 का ही खेला है। लेकिन अगर 20 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाए बेटा तब आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा, और जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो उस स्ट्रक्चर का जाकर ढूंढोगे कि इसके अंदर कितना पाई बॉन्ड है, कितना सिग्मा बॉन्ड है, और फॉर्मूला होगा 1 + π/σ। और यही वजह था कि आज के क्लास के शुरुआत में आप लोगों को क्वेश्चन क्या दिए थे कि पता करो कितना सिग्मा और कितना, वो इसी वजह से दिए थे बेटा ताकि अभी वो हमारा काम में लगे। ठीक है, अब एक और चीज सुन, अगर आपके पास 20 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, स्ट्रक्चर से निकालो। पर ज्यादातर क्वेश्चन तेरे एग्जाम में जो पूछता है वो इसका पूछता है, और आज के शुरुआत में सारा वही तो क्वेश्चन दिए थे। क्या दिए थे बेटा याद है तो बोल, तो आपको बोले थे ClO4 माइनस का पता कर, SO4 2 माइनस का पता कर, CO3 2 माइनस। तो ये सब क्या है, ऑक्सीजन कंटेनिंग रेडिकल है। अगर तेरा क्वेश्चन ऑक्सीजन कंटेनिंग रेडिकल है तो एक और ट्रिक बता रहे, उसके लिए तुमको स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं। जब क्लास शुरू में आपको स्ट्रक्चर बनाना सीखा है, स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करने की जरूरत है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला मारेगा 1 + ऑक्सीजन माइनस चार्ज बाई ऑक्सीजन। चेक कर, बोल इसके पास 1 + कितना ऑक्सीजन है, कितना चार्ज है, तो ऑक्सीजन माइनस चार्ज कितना आएगा 3, और नीचे ऑक्सीजन कितना 3/4, मतलब आंसर 1.75 डायरेक्ट आएगा। ठीक, जैसे इसको चेक कर ले। चल बात करते हैं 1 + बोल कितना ऑक्सीजन, ऑफ चार्ज 2, माइनस करेगा 1 बाई ऑक्सीजन 3, आंसर आएगा 1. खेल समझ में आया बेटा आप लोग को। ठीक है, तो 20 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तो 2 खेल खेलेंगे हम लोग, या तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करके खेलेंगे, और अगर आपका क्वेश्चन ऑक्सीजन कंटेनिंग रेडिकल है तो स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करने नहीं जाएंगे, आप इस फॉर्मूला से इस्तेमाल करोगे। ये फॉर्मूला नोट कर चुके हैं आप सब लोग।
पूरी बाबा तो सुस्मित तेरे क्या किया रे, तू लोग बोला नोट कर। हाँ सब तेरे वजह से हुआ है, सब तेरे वजह से हुआ है। चल नोट कर बेटा जल्दी से। अच्छा ये ट्रिक का सब लिस्ट नोट कर ले, देख लो। अच्छा बाबा भी सुन ले क्या है। बाबा कुछ नहीं बेटा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मान लो तुमसे 5 इलेक्ट्रॉन है तेरे पास, तो 5 में से 2 बाबा के पास, एक यहां और एक यहां, तो मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना हुआ बेटा, एंटी बॉन्डिंग कितना, तो बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाय 2 कर लो। जरूरत पड़ता नहीं है, छोटे वाले जितना देर लिखोगे बेटा उतना मेंटल कैलकुलेशन आप निकाल लोगे। फिर भी तरीका बता दी, बाबा को याद रखना। समझा रे बाबा? हाँ बाबा समझ गया। हो गया ये। एक और ट्रिक सुन लो बेटा, आप एग्जाम में यहां से एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन पैरामैग्नेटिक है कौन डायमैग्नेटिक है। ऑलरेडी पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक का कंसेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, एक नहीं 2 बार पढ़ चुके हैं। कहां पढ़े बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़े थे, और इसी चैप्टर में जब हम लोग कॉम्प्लेक्स आयन का हाइब्रिडेशन पढ़े थे वहां पे भी बात किए थे, है ना। लेकिन यहां पर भी अगर जैसे थोड़ी देर पहले हम लोग क्वेश्चन पे बात की थे, बोलो तो नाइट्रोजन क्या था हमारा, पैरा ना डाया, डाया था। ऑक्सीजन क्या था, याद है ना। आपको पैरा डाया पूछेगा तो 2 तरीका, या तो पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिखो, लिख करके पता करो, अदरवाइज यहां से गेम खेलेंगे। देखो अगर आपके पास ऑड इलेक्ट्रॉन है, सीधा आंसर पैरा मान, 2 एक्सेप्शन के साथ, 10 और, जबकि 10 और 16 नंबर ऑड है या इवन बेटा, इवन है, लेकिन उसके बावजूद भी आप उसको पैरा देना। याद करो थोड़ी देर पहले ऑक्सीजन 16 कितना निकला था, पैरा निकला था ना बेटा। तो 10 और 16 को इवन होने के बावजूद आप पैरा बोलना, अदरवाइज जितना भी ऑड होगा सब पैरा, और जितना भी इवन होगा सबका सब डाया। 2 पॉइंट नोट कर, क्वेश्चन शुरू करने जा रहे बेटा। शुरू करें, आजा बोर्ड पे। अब पार्टिसिपेट करना, नोट करने के लिए कुछ नहीं है, ये सारा कुछ आपको फाइल में पीडीएफ फाइल दिया जा चुका है बेटा। आओ ये रहा क्वेश्चन। बोल हाइड्रोजन मतलब कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर, 1 पैरा या डाया। ठीक है, शुरू समझ में आया। चल इलेक्ट्रॉन H2 प्लस में कितना इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर, अरे मेंटल 0 1/2। अरे भाई तेरे पास बाबा है ना, बोल बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन, कहानी खत्म। बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाय 2, यही है ना तेरा, कितना आएगा। और पैरा ना डाया, पैरा, ये पैरा होगा। ठीक, अगला बोल 3 इलेक्ट्रॉन, मेंटल कैलकुलेशन कर, 3 2 1 2 माइनस 1 1 बाय 2.5, पैरा ना डाया, पैरा आएगा 0.5 आएगा। अगला बोल He2, इतना तो सोचनी नहीं है बेगधा, इनर्ट गैस He2 बनते ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर 0। नेक्स्ट Li2, कितना इलेक्ट्रॉन बोल, 6 का मतलब सोच बाबा, 2 2 2, ये दोनों मिलकर के 4 माइनस 2 बाई 2, आंसर 1। पैरा ना डाया, 1 होगा, डाया होगा। ठीक, B2 कितना इलेक्ट्रॉन, 8। तुम 8 का खेला पे पहुंच गया है, 8 से लेकर के 14, 14 से 20 वो खेला खेलिए जो है, दिखा हुआ सारा सामने। पार्टिसिपेट करना। बोल बॉन्ड ऑर्डर, जब 0 होगा पैरा डाया का बात नहीं करेंगे। बोल B2 कितना इलेक्ट्रॉन, 10। 10 का आंसर बोल, बॉन्ड ऑर्डर 1, और पैरा ना डाया, पैरा 10 है तो पैरा। C2 12, बोल कितना इलेक्ट्रॉन, 12, बॉन्ड ऑर्डर 2, इवन ना और इवन, पैरा ना डाया, डाया, आंसर 2 होगा, डाया होगा। नेक्स्ट F2, कितना इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन, 18 का 1, बेटा सामने सारा रूल लिखा हो, जस्ट फॉलो करना। 18 का 1 माने 1 और 1 होगा, डाया होगा। आजा CO, कितना इलेक्ट्रॉन, 14 तो अब तक याद हो जाना चाहिए। 3, पैरा ना डाया, डाया, 3 और डाया होगा। NO प्लस, बोल कितना इलेक्ट्रॉन, अरे आइसोइलेक्ट्रॉनिक हो गया, आंसर
सेम आएगा, ठीक। अब उधर आ जा, 2 पे बाद में, अब उधर आएगा। N2 पे बोल कितना इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन, माने 3 और D। बोल यहां पर कितना इलेक्ट्रॉन, 13, एक घट जा 2.5 और ऑड है इसलिए पैरा होगा। N2 माइनस 15, एक घर आगे बढ़ तो भी 0.5 घटेगा, आंसर 2.5 पैरा। यहां पर 16 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर 2, 16 मतलब 2 तो, और क्या होगा, पैरा न डाया, पैरा, गलती हुआ यहां है ना, पैरा होगा ना, O2 पैरा होगा, ठीक है। O2 प्लस, अब कितने इलेक्ट्रॉन, ये 16, इसके पास 15, 2.5 पैरा न डाया, पैरा, इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन, 1.5 पैरा न डाया बेटा, पैरा, इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन, 1 पैरा न डाया, डाया, Ni2 0, कहानी खत्म। Cn माइनस 14, 14 का आंसर 3। CO प्लस, ये आप रूल से नहीं निकालने जाओगे, 2 मिनट पहले लिखा दी थे। CO प्लस एक्सेप्शनल होता है 3.5, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना इसके पास, 13, ऑड है तो। आया बात समझ में, क्लियर। चलो आगे बात करते हैं। अब ये देखो रेडिकल है, ये रेडिकल है, तो बोल 1 प्लस O माइनस चार्ज, सॉल्व कर, 1 प्लस O माइनस चार्ज बाय, तो 1 प्लस O कितना, 4 माइनस 3, माने ऊपर बचा 1 बाय 4, आंसर 1.25, क्लियर है। चलो CO3 2 माइनस की बात करते हैं, 1 करते करते बेटा अब याद हो गया 1.33। आइए बात करते हैं SO4 2 माइनस, बोल 1 प्लस, माइनस कर इसको 2, नीचे 4, 2 बाई 4 हाफ, 1 प्लस हाफ 1.5। NO3 माइनस का काम बेटा नहीं करेगा ऐसे, NO3 को आपको ड्रॉ करके बनाना होगा ड्यू टू इट्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आज अब इससे बनाते, बोल जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, 1 प्लस पाई बाई सिग्मा। अब बोल कितना पाई कितना सिग्मा, तो यहां बैठेगा 1, यहां बैठेगा 3, 1/3 मतलब 0.33, इसका भी आंसर 1.33, क्लियर है, ठीक। तो बेटे ये फाइल आपको दिया हुआ, इनको नोट करने की जरूरत नहीं, घर बैठ के इसको दोबारा बना, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखो अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एज मेंशन्ड, जैसे मान लो ये दे दिया आपको, ठीक है। मेंशन पे ध्यान देना, क्या मांगा है, किसका, वो 2 एटम जिसका बात याद है शुरू में बोले थे कि आपका डेफिनेशन क्या कहता था, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 एटम पे खास ध्यान रखना, तो बचोगे वरना फंसने वाले। याद देखो, और बेटा बॉन्ड लेंथ पूछे, बॉन्ड एनर्जी पूछे, कुछ भी पूछे, अपने को पहले क्या चाहिए, बॉन्ड ऑर्डर। बोल इसके पास 16 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर 2, इसके पास 15 इलेक्ट्रॉन 2.5, इसका 1.5, इसका, चलो सजा करके ओरली आंसर बोलो। इंक्रीजिंग ऑर्डर मांगा गया है, तो वो सबसे कम किसका बॉन्ड लेंथ होगा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा, है ना, तो सबसे कम O2 प्लस, उसके बाद O2, उसके बाद चेक कर आंसर, ठीक है बेटा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, देखो क्या बोल रहा है, बोल कितना इलेक्ट्रॉन 16, कितना इलेक्ट्रॉन 24, कितना इलेक्ट्रॉन 18। तो भाई 16-18 का खेला तो वैसे ही खेलेंगे, 16 का आंसर 2 और 18 का आंसर, ये 20 से ज्यादा हो गया, तो 20 से ज्यादा होगा तो क्या करेंगे, स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। ये देख, ये ओजोन का स्ट्रक्चर है, और जब स्ट्रक्चर तो 1 प्लस पाई बाई सिग्मा, बोल कितना पाई कितना सिग्मा, आंसर निकाल, 1 प्लस पाई बाई सिग्मा, आंसर 1 पॉइंट मिल गया। तीनों का क्या मांगा है, किस ऑर्डर में, तो सबसे इंक्रीजिंग का मतलब छोटे से बोला, तो सबसे कम बॉन्ड एनर्जी किसका होगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम होगा, है ना, बोल बेटा सबसे कम H2O2, फिर O3, फिर O2, चेक कर आंसर, सबसे कम H2O2, फिर O3, फिर O2, समझा रहे, O2, हाँ।
3 नंबर पे आ जा, जबरदस्त क्वेश्चन है। KO2 BaO2 O2 PtF6 क्या मांगा है, बात कर, किसका, बोलना बोलना। ओ का तो ओ है ओ ए ओ सुन, अपने को ये चाहिए ना, हटा सावन की घटा, K+ निकाल। यही क्वेश्चन रिपीट हुआ बेटा, फंसाया गया आपको, ध्यान दो। ठीक, दोबारा समझ, बेरियम 2+ होता है, निकाल दे तो O2 जो माइनस बच जाएगा, मतलब इसकी बात कर रहे हैं, समझे। और O2 PtF6 ये कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स में पहला पार्ट पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, नेगेटिव निकाल दे। यानी क्वेश्चन ये है बेटा, समझ ले, ऐसा क्वेश्चन से सामना होगा। और वही बता रहे, जो चाहिए हम उस पर फोकस करेंगे, बाकी को हटा, बाकी से मतलब ही नहीं है। इसीलिए कह रहे बॉन्ड ऑर्डर निकालते वक्त बिटवीन 2 एटम्स पे ध्यान देना कि किस 2 एटम की बात कर रहे हैं। क्लियर है क्या मांगा बोल, बॉन्ड एनर्जी, और यहां क्या मांगा था बेटा, आंसर ऊपर लिखा हुआ, नीचे तुम लोग बताएगा, उल्टा होगा ना। तो वो सबसे कम बॉन्ड एनर्जी किसका होगा, O2। अरे इसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा निकाले ना, यही सबसे कम होगा। इसके बाद ये तो नहीं हमारे अगले वाले क्वेश्चन में, तो बोल आंसर, बोल। O2 माइनस मतलब यही O2 माइनस है ना, और फिर कौन है O2 2 माइनस, ये कौन, O2 माइनस का मतलब ये, और O2 प्लस का मतलब, आया समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, वहां CO 14 इलेक्ट्रॉन, CO2 22 इलेक्ट्रॉन, 32 इलेक्ट्रॉन। तो भाई 14 का आंसर तो अब तक याद हो जाना चाहिए, और 2 मिनट पहले ये प्रैक्टिस करवाए थे, CO2। अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे काम करते हैं ना, ये तो ठीक हो रहा था ना, एक कंसेप्ट आपको समझाते, रुक जाओ, उसके बाद आगे बढ़ाते हैं। कंसेप्ट भी समझ ले, काम आएगा, कहीं ना कहीं काम आएगा। ये देख, CO का बॉन्ड ऑर्डर 3 होने का मतलब तो ये हुआ, क्लियर है। आइए CO2 पे बात करते हैं। भूल जा फॉर्मूला, अब कंसेप्ट सोच, डेफिनेशन से सॉल्व करेंगे, डेफिनेशन से सॉल्व करेंगे। बोल डेफिनेशन क्या कहता है, नंबर ऑफ बिटवीन कौन सा 2 एटम, क्वेश्चन आपको बताएगा, है ना। तो बोल कार्बन ऑक्सीजन के बीच में यह कितना बॉन्ड दिखा, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3। बोल कार्बन ऑक्सीजन के बीच में कितना बॉन्ड दिखा, 4 तो नहीं हो सकता, 4 कैसे हो बेटा, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में देखना है, या कार्बन ऑक्सीजन के बीच में देखना है। 4 बोल भी नहीं सकते, 2 मिनट पहले पढ़ा है, बॉन्ड ऑर्डर 3 से ज्यादा होगा नहीं, 4 पे पहुंच गई बेटा, तुमको तो वर्ल्ड कप देंगे, थोड़ी देर चाय का कब से काम चला होगा, किसी एक को पकड़ना है बेटा। तो आंसर ये आपका डेफिनेशन से सॉल्व हो रहा है, समझ में आ रहा। अगला पार्ट देखता, डेफिनेशन से सॉल्व करने जा रहे बेटा, CO3 2 माइनस का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जा रहे, ठीक है। देख तो CO3 2 माइनस का स्ट्रक्चर यही होगा ना, अभी थोड़ी देर पहले क्या सीखे थे, कैसे बनाना सीखे थे, जितना ऑक्सीजन बोलेगा उतना सिंगल बॉन्ड बना के ऑक्सीजन लगाओ, जिस पे मर्जी माइनस डाल, जिस पे मर्जी माइनस डाल, बाकी पे क्लियर। चलो इसको फिर से मान लो, एक एग्जांपल के तौर पे बोल रहे कि आपको भी एक तरीका सिखाया, ट्रिक सिखाया कि बेटा रेडिकल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए सेंट्रल एटम ड्रॉ करना, जितना ऑक्सीजन होगा वो ड्रॉ करना, सिंगल बॉन्ड से दिखाना, माइनस चार्ज लगाना, जिसपे होगा माइनस उसको सिंगल रखना, जिसपे माइनस में होगा उसको डबल करना। ये मान लो आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया, आप सभी मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो किए, और ध्यान से सुनना, ये बेटा ऐसे बनाया, ये बेटी ऐसे बनाई, इस सर बोले 3 बनाना, 3 बना दिए, 3 के बाद क्या करना था बेटा, ऑक्सीजन लगाना, लगा दिए, उसके बाद बोले थे जहां मर्जी ऑक्सीजन डाल दो, एक को डबल बनाओ। अभी हम डबल पे नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे वो बता रहे। और फिर आप में से कोई एक बेटा ऐसा सोचा कि सर बोले 3 लगाना, 3 लगा दिए, फिर जहां मर्जी वहां डबल दे दिए, माइनस कर दिए, जिसपे माइनस होगा वो सिंगल बॉन्ड, और जिसपे माइनस नहीं होगा वो डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। रेड कलर डबल बॉन्ड दिखा रहे, पाई बॉन्ड दिखाने का मतलब हो रहा है, क्लियर है। और ब्लू कलर बेटा हमारा सिग्मा बॉन्ड है। पहला सवाल आप लोगों के लिए, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले इसको सॉल्व किए थे बेटा, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, यही था ना। तो आप क्या पकड़े, 2 एटम के बीच में, सॉल्व हो गया।
अब नहीं सर इधर से पकड़ ले, ठीक है पकड़ ले, सॉल्व हो गया। बोले यहां क्या दिक्कत आएगा, इसको पकड़ेगा तो आंसर 1 आएगा, इसको पकड़ेगा तो आंसर 2 आएगा, यही है ना गड़बड़। अब आपके लिए पहला सवाल, ये जो पाई बॉन्ड है वो यहां पे है कि यहां पे कि यहां पे, कहां पे बोल। देखो तीनों स्टडी, वो यहां पे भी है, वो यहां पे भी है, और ये पाई बॉन्ड तीनों जगह पर है। तो बोलते तो ये जो लाल वाला पाई बॉन्ड है वो एक्चुअली में कितनी जगह पर है, तो एक जगह पर कितना होगा 1/3। तो दोबारा सोच, यानी कि मेरे पास कलर के हिसाब से बात करते, देखिए यहां पर कलर के हिसाब से बात करते, ठीक है याद है, ये तो पूरा पूरी है बेटा यहां पर है, और तीन जो पाई बॉन्ड है वो तीनों जगह पर है ना। तो बोल इसके हिस्से में कितना आएगा, इसके हिस्से में कितना आएगा, और इसके हिस्से में कितना आएगा। अब जो उठाना उठा ले, सब तो बराबर। अब बोल यहां इन दोनों के बीच में कितना बॉन्ड दिख रहा है, एक पूरा है और 1/3 है, टोटल मिलाकर कितना हुआ बेटा 1.33। यही तो है बॉन्ड ऑर्डर का मतलब कि दो एटम के बीच में कितना बॉन्ड, जिसको हम लोग ट्रिक से निकाल करके आंसर कितना निकाले बेटा 1. बात समझ में आया, ये था कंसेप्ट, इस तरीके से निकलता है, ठीक है। यहां पर दैट मीन्स, चलिए सॉल्व करते हैं। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना मिला, इसका कितना मिला, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर मांगा, सजाकर बोल आंसर बोल। सबसे कम इंक्रीजिंग ऑर्डर याद रखना, तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसका होगा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे, अभी तक बेटा ये बेटी फंसी हुई कहां पर डायरेक्टली कहां पर इनवर्सली, उसको चाय पिला। एक तो आंसर ये होगा कि नहीं, जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा उसी का बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा ना। क्लियर है यहां तक। आज अगला सवाल पे बात करते हैं। इसको तो ओरली निकालेंगे हम लोग बिना स्ट्रक्चर खोले। बोल 1 प्लस डिफरेंस, बोल नंबर ऑफ ऑक्सीजन 1 प्लस, इसको तो अब तक याद हो जाना चाहिए 2/, ये आया 1.33, ये आया 1. बॉन्ड लेंथ मांगा है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसका बॉन्ड लेंथ कम होगा। किसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा निकला, आंसर ये होगा। कहां गया अब, होगा अगला पे आ जा। ये बेटा वो ट्रिक से काम नहीं करेगा, इसको स्ट्रक्चर से बनाना होगा। 2 मिनट पहले बना के हम लोग निकाल चुके थे 1 पॉइंट, अब इसको ट्रिक से निकाल देते हैं। 1 प्लस बोल डिफरेंस और ऑक्सीजन एटम, ये 1.5 आ गया, सॉल्व कर बोल, ये होगा ना। NO2 माइनस का बॉन्ड लेंथ पूछा गया है, क्लियर है। आओ कुछ और क्वेश्चन पे बात करते हैं। ClO माइनस, चला निकालते हैं। 1 प्लस डिफरेंस बोल 0 बाई ऑक्सीजन 1 1 1 प्लस डिफरेंस बोल चार्ज और ऑक्सीजन का 1 ऑक्सीजन 2, आंसर 1.5। 1 प्लस डिफरेंस बोल 2 बाय 3 1.67, डिफरेंस बोल 1 ऑक्सीजन 4 सॉरी 3, आंसर 1. मिल गया सारे का बॉन्ड ऑर्डर। फिर से मांगा बॉन्ड लेंथ, जिसका सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा कौन, छोटा डॉट, ये ना, ठीक है। आंसर सही में आया। अगला क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन, आओ मिलके बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन गिन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, कार्बन का 36, हाइड्रोजन का 6 42। इलेक्ट्रॉन गिन 18, गिन 16, गिन। तो बेटा ये 3 तो बिना काम किए बन जाएगा, बोल आंसर। इसका बॉन्ड ऑर्डर, इसका वाह, दोबारा समझ, इसका भी होल्ड पे रख रहे, इसको दोबारा समझ। C2H6 जानते हैं ना बेटा, वो C2H6 यही है। हाँ, एक क्वेश्चन पे ध्यान देना, किसका बॉन्ड लेंथ निकालने बैठे आप, तो अपने को ये चाहिए, इससे मतलब नहीं है। 1 है तो देखो आंसर 1 है ना। C2H4 किसका फॉर्मूला बेटा,
यही है ना? तो बॉन्ड ऑर्डर 2, यही है ना बॉन्ड ऑर्डर 2। C2H2 किसका फॉर्मूला बेटा? तो टारगेट कौन होगा? कार्बन कार्बन टारगेट होगा 3। तो देखो आप स्ट्रक्चर से भी निकाले, डायरेक्ट्रिक से भी निकला। ठीक है यहां तक? अब बेटा किसका इसका आते हैं बेटा, बहुत मजेदार क्वेश्चन आने वाला है, वेरी टेस्टी टेस्टी क्वेश्चन। अच्छा इतना तो तय हो गया ना बेटा, अगर 42 इलेक्ट्रॉन है तो अपने लोग 1 + पाई बाय सिग्मा से जाएंगे। और ये ऑक्सीजन रेडिकल कंटेनिंग कंपाउंड तो है नहीं कि वो बिना खोले, इसको तो खोलना ही पड़ेगा। उम्मीद करते इतना दिन से पढ़ रहे हैं, पता तो होगा बेंजीन में कितना सिग्मा कितना पाई होता है बेटा? जो बताएगा बेंजीन में कितना सिग्मा और कितना पाई होता है? कौन रे? के रे? बेंजीन में कितना पाई कितना सिग्मा होता है? सिग्मा 12 होता है और पाई 3 होता है। पाई तो दिख रहा है ना? लेकिन बेटा ध्यान रखना, इस 12 सिग्मा में 6 सिग्मा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में होता है, नहीं? और बाकी 6 सिग्मा तो हमारा खेल किस पे है? तो ये हटा सावन की घटा, जरूरत ही नहीं है बेटा उसका। यानी अपने कैलकुलेशन के हिसाब से अपने पास सिग्मा कितना होगा? 6, पाई कितना होगा? 3। तो 1 + पाई बाय सिग्मा, आंसर पाई। लेकिन अगर आप डायरेक्ट खेल खेल गए, जो ये खेलते, गलती हो गया ना बेटा। समझ में आया? इसीलिए बार बार जोर दे रहे बेटा, फिर से याद दिला रहे, बॉन्ड ऑर्डर का खेल का मतलब होगा नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन वो 2 एटम पे फोकस करना, तो मामला क्लियर होगा। ठीक है यहां तक समझ में आया? चलिए तो इसका आंसर क्या होगा बोल? तो आंसर लिख देते हैं, ये 1.5, ये 1, ये 2, ये मांगा बॉन्ड लेंथ इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसका होगा? जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा C2H2, देन ये आंसर होगा, चेक कर। ठीक है? ठीक, आइए आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। अब स्टेबिलिटी मांग लिया, तो भाई बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, यही है ना? आइए H2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सिग्मा 1s2, बॉन्ड ऑर्डर निकाल। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग 0 है ना? H2+ कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन का कन्फिगरेशन बोल, माने बॉन्ड ऑर्डर बोल 0. अब आ जाए H2- इलेक्ट्रॉन बोल कितना? 3 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। बॉन्ड ऑर्डर बोल, बॉन्ड ऑर्डर बोल 0. बोल कहां लाके क्वेश्चन तुम लोगों को फंसा दिया है ना? बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली होगा, तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसका होगा? H2 का। सबसे ज्यादा H2 का होगा, बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है। लेकिन इन दोनों का जहां पे बॉन्ड ऑर्डर सेम हो गया, ये एंटी बॉन्डिंग एंट्री ले लिया यहां पर। एंटी बॉन्डिंग एंट्री क्या करेगा? स्टेबिलिटी बढ़ाएगा कि घटाएगा? कौन सबसे कम स्टेबल? उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा। चेक कर बेटा आंसर कहां गया? राजा बेटा समझ में आया? तरीका समझ में आया बेटा? ये तरीके से, यानी कि जब स्टेबिलिटी का मामला सॉल्व करना, तो आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जहां पर बॉन्ड ऑर्डर सेम कर देगा, तब आपको किसको टारगेट करना बेटा? एंटी बॉन्डिंग। और अगर देखना है, जैसे देखो ना, यहाँ बॉन्डिंग बॉन्डिंग, इसमें भी बॉन्डिंग, ये भी बॉन्डिंग है ना? एंटी बॉन्डिंग का एंट्री हुआ, इसका अंदर वहां पर स्टेबिलिटी कम होगा। आया बेटा समझ में? यहां तक कोई डाउट? आइए क्या चीज? अगर दोनों में सिमिलरिटी मिलेगा तब उससे कहते हैं। जहां इसमें डिफरेंस क्या मिला बेटा? बॉन्डिंग बॉन्डिंग दोनों, अभी हम इलेक्ट्रॉन देखने नहीं जा रहे, लेकिन एंटी बॉन्डिंग का एंट्री हो गया ना, वो स्टेबिलिटी घटा देगा। तुम हीलियम का कस करके देखो वहां पर, करके देख, जो रूल शिकायत से काम कर रहे कि नहीं देख। ओए बेटा लोग आइए, ये यहां तक समझ में आया? अब आओ, आपसे सवाल पूछा गया था, आज का क्लास यही था ना, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स
आंसर आंसर देखिए एक यूनिक बात है, बोल नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना, तो 3 का मतलब ये ना बेटा, तो 3 में कितना सिग्मा कितना पाई, और थोड़ी देर पहले C2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना निकाले थे, तो 2 का मतलब तो ये, तो कितना सिग्मा कितना पाई, पर आपका जवाब है 2 पाई। क्यों, पढ़ो इसको, पहले इसको पढ़ो फिर यहां मिलाओ। अरे क्या कह रहा है कि जब C2 का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आखिरी का 4 इलेक्ट्रॉन यहां बैठा हुआ बेटा, और बॉन्ड बनाने के लिए अगर 2 बॉन्ड बना तो कितना इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल होगा, 4। वो 4 इलेक्ट्रॉन कहां बैठा हुआ देखो तो, दोनों पाई में बैठा हुआ है। ये एक ऐसा मामला है बेटा, याद रखना, जनरली रूल तो ये कहता है कि अगर 2 बॉन्ड बना तो एक सिग्मा एक पाई होना चाहिए। ये एक ऐसा मामला है जहां 2 बना और दोनों ही पाई है, इसलिए अपने आप में एक यूनिक क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। और रीजन भी ये लिख दिए कॉन्फ़िगरेशन के साथ, समझ में आइए। तो आज के शुरुआत में इस सवाल पूछे तो आप लोग बताए थे एक सिग्मा और एक, याद रखना आंसर यहाँ पर 2 पाई है। तो अगर आपसे पूछा गया यहाँ इस सवाल में क्या पूछा गया कि 2 पाई किसमें है, F2 का बॉन्ड ऑर्डर 1 एक ही सिग्मा होगा, O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 इसमें एक सिग्मा एक पाई, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 एक सिग्मा, लेकिन ये याद रखना इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है लेकिन दोनों ही पाई। क्लियर बेटे यहां तक, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन पे आते, टच करके निकलेंगे, इसके बारे में भी बहुत ज्यादा डिटेल पे बात नहीं करने वाले हैं, पाई लिगैंड क्या होता है नहीं होता है, बस थोड़ा सा सुन लो। अच्छा लिगैंड तो सुने है ना, लिगैंड का काम क्या है बताओ, अपना लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज को डोनेट कर दें। यहां पर नाम क्या लिखा हुआ, पढ़, एक्सेप्टर लिखा हुआ, पहला लाइन पढ़ दे क्या कहता है, मार्कर राइट, पढ़ा। पाई एक्सेप्टर लिगैंड ऐसा लिगैंड होगा जो पहले तो अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, मेटल को डोनेट करके उसके साथ बॉन्ड बनाएगा, फिर वापस उससे एक इलेक्ट्रॉन का पेयर लेगा, और कहां लेगा, ऑर्बिट, मतलब पाई बॉन्डिंग में या पाई एंटी बॉन्डिंग में वो लेगा, और इसी को हम लोग क्या कहेंगे, पढ़ो, सिनर्जिक इफेक्ट। इसी बैक बॉन्डिंग के, सिनर्जिक का मतलब क्या होता है, एक साथ मिलकर के काम करना, और इस इफेक्ट में क्या होता है, चलो अभी समझते हैं कि सिनर्जिक इफेक्ट का इफेक्ट क्या होता है वो देखेंगे, और ये कहां पाया जाएगा वो देख लो। ये मामला CO, मतलब कौन कौन है जो पाई एक्सेप्टर लिगैंड के तौर पे बिहेव करता है, कार्बोनिल है, साइनिडो है, नाइट्रोसिल है, PF3 है, PR3 है, इथीन है, इथाइन है, ये सब का सब। जहां पर मोटा मोटा एक बेसिक आइडिया आपको दे रहे, पहले ये देखो क्या होता है, ये देखो सिनर्जिक बॉन्डिंग कहां पर, मेटल और कार्बोनिल के बीच में, ये देखो ये रहा मेटल और ये रहा कार्बोनिल, मेटल और कार्बोनिल के बीच में ये सिग्मा बॉन्ड बना बेटा, और बैक बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पर क्या बना, पाई बॉन्ड। जैसे कि एक और मामला देखो, सिनर्जिक बॉन्डिंग कहां, मेटल और साइनाइड में, ये रहा मेटल का d ऑर्बिटल और ये मेटल कार्बन का पाई या p ऑर्बिटल जो कि खाली पड़ा हुआ, यहाँ बैक बॉन्डिंग होगा, ठीक। उसी तरीके से यहाँ देखो कुछ और एग्जांपल देखो बेटा, मेटल के साथ, तो देखो मेटल का ये कौन है, d ऑर्बिटल है बेटा, इसके अंदर उसका इलेक्ट्रॉन है, ये खाली ऑर्बिटल में बैक बॉन्डिंग किया, ठीक। एक और एग्जांपल देखो, मेटल के साथ कौन, PR3, ये मेटल है और PR3 का ये खाली बॉन्ड है, यहाँ बैक बॉन्डिंग किया। उसी तरीके से एक दो और एग्जांपल देख लो, यहाँ पर मेटल है, इसमें किसके साथ, मेटल और C2H4 के साथ, ये इस तरीके का है, ये मेटल है, ये C2H4 है, C2H4 में क्या होता है बेटा, पाई बॉन्ड होता है, तो और यहाँ पर ये जो खाली बॉन्ड है इसमें बैक बॉन्डिंग करता है। आपको जो डिटेल में पढ़ना है, यहाँ पे एक और है C2H2, ये है बैक बॉन्डिंग होगा। आपको जो डिटेल में पढ़ना है वो सिर्फ एक पढ़ना है, कार्बन के मेटल के साथ कार्बोनिल, ओनली कार्बोनिल। तो आइए हम लोग कार्बोनिल पे बात करते हैं, सिनर्जिक इफेक्ट क्या होता है, अब पढ़ो एक बार पूरा मामला समझने के बाद। द सिनर्जिक इफेक्ट इन मेटल कार्बोनिल इज द रिजल्ट ऑफ मेटल लिगैंड बॉन्डिंग दैट स्ट्रेंथेंस द बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड, याद रखना जब सिनर्जिक इफेक्ट होगा तो मेटल के बीच में और कार्बन के बीच में एक मजबूती आएगा। अच्छा एक और सवाल,
इसी चैप्टर में आपको पढ़ाया गया था ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड 3 तरह का होता है। क्या क्या होता है बोल? सिग्मा बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स और एक का नाम पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स और एक का नाम बोथ, है ना, सिग्मा बॉन्डेड पाई बॉन्डेड एंड बोथ। चलो वापस आओ बेटा, सिनर्जिक इफेक्ट। तो एक बार बात कर रहे थे कि एक बार शुरू से सुनना। देखो हमारे पास ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होता है, पहले इस पे बात करो फटाफट। बोल क्या होता है? एक ऐसा कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड जहां पर, नॉट ऑर्गेनिक, जहां पर कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्डिंग मिलेगा। और ये 3 तरह का होता है। क्या क्या होता है बेटा? सिग्मा, पाई एंड बोथ। बोथ होता है। याद करो सिग्मा में आपको पढ़ाया गया था ये एग्जांपल RMgX, याद है ये वाला एग्जांपल, है ना। पाई में 3 एग्जांपल इंपॉर्टेंट था, 3 में से एक तो बता दे। फेरोसिन, वेरी गुड, दिस इज सॉल्ट, वेल डन, और डाई बेंजीन क्रोमियम, यही था ना बेटा। वहां पे क्या था? देखो जैसे फेरोसिन का एग्जांपल दिखा रहे, फेरोसिन का एग्जांपल कैसा था? ऐसा था फेरोसिन का एग्जांपल। बोलिए बीच में गोल क्या है बेटा? पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन है। ये ऐसे लिखते थे Fe और ये ऐसे लिखते थे, है ना। इसका मतलब क्या हो रहा है? आयरन के साथ यहाँ पर बॉन्डिंग हो रहा है, लेकिन आयरन के साथ कौन सा बॉन्ड बना रहा है? पाई वाला बॉन्ड बना रहा है। तो ये पाई बॉन्डिंग में आ गया और ये सिग्मा में आ गया। बोथ का एक ही एग्जाम्पल है और वो एग्जाम्पल है मेटल कार्बोनिल। बोथ का यही एग्जाम्पल है, मेटल कार्बोनिल। और यही टॉपिक अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब इसमें आपको हम दोनों एक साथ दिखाएंगे कि मेटल कार्बोनिल में किस तरीके से सिग्मा और पाई दोनों देखने को मिलेगा और कैसे वहां पर सिनर्जिक इफेक्ट होगा। जब सिनर्जिक इफेक्ट होता है बेटा तो देखो पहले ऐसे होता है, मेटल ऐसा होता है, ठीक। बोलो कौन सा बॉन्ड दिखा, सिग्मा या पाई? सिग्मा। और जब सिनर्जिक इफेक्ट होगा, बैक बॉन्डिंग होगा, तो यहाँ एक और बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। अब बताओ तो डबल बॉन्ड बनने की वजह से मेटल और कार्बन के बीच में मजबूती बढ़ेगा या घटेगा? स्ट्रेंथ हो गया। यही कहा जा रहा है कि यहाँ पर बॉन्ड जो होगा वो स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। और क्या होगा देखो, पढ़ो यहाँ पर, द इफेक्ट ऑकर्स, ये होगा कब? व्हेन अ फील्ड डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल डोनेट्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर, किसमें? वैकेंट एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल, किसका? कार्बन का। और नतीजा क्या होगा? बॉन्ड बनेगा, ठीक। इसके वजह से दिस पाई बॉन्ड, यही पाई बॉन्ड क्या करेगा? मजबूती देगा। किसको? सिग्मा के साथ में बनेगा तो मजबूती देगा, किसको देगा? मेटल को और कार्बन। क्लियर है? किसके किसके बीच में होगा? मेटल को और कार्बोनिल का कार्बन के बीच में। यहां तक का बात समझ में आया बेटा? ये सब इंट्रोडक्शन चल रहा है, अभी भी समझना। ये सब हम लोग डिटेल में फिर से पढ़ने वाले जब हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जाएंगे, ठीक है। जस्ट अभी पार्ट रिलेटेड, तो हम लोग इससे रिलेटेड पार्ट पढ़ रहे हैं। अब देखो यहाँ पर, इसको समझो। यहां पर सबसे पहले हम लोग इससे एंट्री लेने से पहले जो कार्बोनिल हमारा लिगेंड है उसका लिव्स स्ट्रक्चर को और हाइब्रिडेशन को समझते हैं, ठीक है ना। बड़ा इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है बेटा कार्बोनिल का। देखोगे यहाँ पर कार्बोनिल का इसमें मामला ऐसा, बोलो कार्बन के लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है बेटा? 4 होता है ना। तो 4 में से देखो क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़ा हुआ है और 2 इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ है। और ऑक्सीजन का आ जाए, ऑक्सीजन का लास्ट ऑर्बिट में कितना होता है? 6। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन को क्रॉस मार्क से दिखा दे बेटा, 1 2 3 4 5 6। देखो तो समझ में आया। अब यहां पर जो बॉन्ड बन रहा है देखो तो किस तरीके से बॉन्ड बन रहा है, बोलना। ये बेटा शेयरिंग हुआ, एक सिग्मा बॉन्ड बना, या एक बॉन्ड बना, भी सिग्मा पाई पे नहीं जा रहे हैं, एक शेयरिंग हुआ, एक और बना, और ये शेयरिंग हुआ। कौन सा बॉन्ड बना? कोऑर्डिनेट। दरअसल में बेटा याद रखना, यहां पर हम लोग इस तरीके का मामला होता है, इस तरीके का मामला होता है, ठीक है, क्लियर। लेकिन जनरली क्या होता है कि हम लोग इस कोऑर्डिनेट को नहीं दिखाकर नॉर्मली ऐसा दिखाते हैं, लेकिन जब नॉर्मली ऐसा दिखाएंगे तब उसके ऊपर चार्ज दिखाना पड़ता है। इसके ऊपर बोलो बोलो, कौन है? कार्बन के ऊपर प्लस था माइनस? माइनस। ऑक्सीजन के ऊपर प्लस। कैसे पता चला? आज 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 इसी चीज को हम लोग दोबारा पढ़ेंगे फॉर्मल चार्ज के रूप में, तब समझ में आएंगे कब कहां पर चार्ज और किस तरीके से डेवलप, ठीक है। एनीवे अब इस पे हम लोग बात नहीं करने वाले, ये समझ में आया यहाँ पर। अब आप लिए तगड़ा क्वेश्चन, लिगेंड का काम क्या होता है? लोन पेयर डोनेट करना। लिगेंड लिगेंड का काम ये है ना बेटा, लोन पेयर को डोनेट करना। ये बेसिक एकदम लिगेंड का जब बेसिक लेवल पर अगर डेफिनेशन पढ़ोगे तो यही है, लोन पेयर को डोनेट करना या नेगेटिव को डोनेट करना। यहां लोन पेयर किसके पास है? कार्बन के पास कि ऑक्सीजन के पास? दोनों के पास है ना भाई, ये क्या दिख रहा है ना, दोनों के पास है। तो डोनर एटम यहां कौन होता है? क्यों? तो माइनस चार्ज होने से क्या होगा?
चलो मान लो हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं दिखाएंगे तब तो चार्ज नहीं दिखाएंगे बेटा। हाँ ये बेटर आंसर। लोन पेयर कौन अच्छे से डोनेट करना चाहेगा जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है या कम है? बोलो। कम है। यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन में कौन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है? कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसलिए उसका डोनेट करने का कैपेबिलिटी ज्यादा होगा। ठीक है। वैसे ये भी रूल याद रखना आप लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के मामले में कि कार्बन अगर डोनर एटम है तो हमेशा स्ट्रॉन्ग लिगैंड बनेगा। उसके बाद आएगा डोनर एटम हैलोजन, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा वो लिगैंड वीक हो जाएगा कि उसका डोनेट करने का कैपेबिलिटी घटेगा। यहां तक बात समझ में आया? इस वक्त अभी किस पे बात की है बेटा? नेविसी स्ट्रक्चर पे बात की है, बना कैसे। अब अगला हाइब्रिडेशन पे बात करते हैं। सिंपल सा सामने है बेटा, सिखा चुके आप लोगों को। कार्बन के पास ट्रिपल बॉन्ड है तो वो हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए? sp। और ऑक्सीजन का हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp। याद रखना यहां पर कार्बन भी sp है और ऑक्सीजन भी sp है। ये बात समझ में आ रहा? अब sp होने का क्या मतलब होता है? दोबारा समझ। इसका मतलब कार्बन अगर sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो बोल उसके पास कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल है? बात करो। 2। ध्यान से देखना, ये 1 और ये 2। क्लियर? ऑक्सीजन अगर sp हाइब्रिडाइज्ड है तो बोल उसके पास कितना? 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल। इस हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम क्या है? sp। इस हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम क्या है? sp। और यहां से ओवरलैपिंग होकर के क्या बना बेटा? एक सिग्मा बॉन्ड बना और इसमें उसका एक लोन पेयर बैठा हुआ और एक लोन पेयर यहां बैठा हुआ है। क्लियर यहां तक? अच्छा अब ये बताओ, कार्बन का हाइब्रिडेशन अगर sp है यहाँ पर, इसका मतलब s और p तो हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व हो गया। टोटल कितना p होता है? 3 में से एक हाइब्रिडेशन में चला गया, बाकी 2 पड़ा हुआ है। वैकेंट नहीं बेटा, पड़ा हुआ है उसके बाकी 2। एक ऐसा मान लो, एक ऐसा मान लो। इसके पास भी 2 पड़ा हुआ है, एक ऐसा और एक ऐसा है। अब ये इसके साथ जब ओवरलैपिंग करेगा, पैरेलली ओवरलैपिंग करेगा तो क्या बनाएगा? एक पाई बनेगा। और जब ये इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा पैरेलली तो एक और पाई बनेगा। मतलब टोटल कितना बॉन्ड बना? 3 बना ना बेटा। 3 में से एक सिग्मा बना और 2। यहां तक क्लियर है? आपको हर एक पूरा चीज बता के खोल के दिखा दी कहां पे क्या क्या मौजूद है किस तरीके से। और इसके अंदर ऑफकोर्स एक इलेक्ट्रॉन है बेटा, तभी तो उसमें शेयरिंग करके पेयरिंग करके बॉन्ड बना रहा। और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, यानी ये खाली नहीं है। तो जब खाली नहीं है और मेटल इसको डोनेट करेगा अपना इलेक्ट्रॉन, तो एक्सेप्ट कहां करेगा? सारे तो भर गया। अभी पढ़ाए थे, भूल गए बेटा, वापस आ। कहां डोनेट होगा? पढ़ इसको। हाँ यहां पढ़ो। यहाँ तो ना सिग्मा खाली बचा ना पाई खाली बचा, तो बचा कौन खाली? पाई स्टार। तो पाई स्टार में बैक बॉन्डिंग होगा। समझ में आया यहाँ तक बात? अब ये पूरे चीज को बेटा एक लाइन में फिर से समझाने जा रहे हैं, अच्छे से समझना तो पूरा बात आप क्लियर होगा। ठीक है? याद। अब इसकी भी बात हम लोग एक बार फिर से कर ले। हाइब्रिडेशन में याद है ना, निकल इस तरीके से पढ़े थे। हाइब्रिडेशन क्या था तो बात की थी। सबसे पहले यहाँ पर निकल का ऑक्सीडेशन नंबर पता करेंगे, फिर उसका ऑर्बिटल डायग्राम लिखेंगे। कन्फिगरेशन ये उसका ऑर्बिटल डायग्राम याद है। अब बोलो एस में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन है, डी में 8 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से सारा इलेक्ट्रॉन भर देंगे हम लोग। ये पार्ट हम लोग किया हुआ है ना, भर गया। अब इसके बाद कार्बोनिल क्या करेगा? पेयरिंग करवाएगा। तो पेयरिंग करने के बाद इस तरीके से सारा का सारा इलेक्ट्रॉन भर गया। अब आओ यहां से बात, यहां तक क्लियर है? अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, क्या होगा? तो आप बोलोगे सर 4 लिगेंड है, वो 4 बार अपना लोन पेयर डोनेट करेगा और मेटल उसको एक्सेप्ट करेगा, यही है ना? क्लियर? ये रहा देखो, डोनेट किया। क्रॉस में क्या था? लोन पेयर ऑफ लिगेंड। ये डोनेट किया बेटा, ये डोनेट किया, ये डोनेट किया। क्लियर है? अब आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब लिगेंड अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है, एक्सेप्ट कौन कर रहा है? मेटल। एक्सेप्ट कौन कर रहा है? कहा एक्सेप्ट कर रहा है? डायग्राम आपके सामने, सोच समझ के जवाब। लिगेंड अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है, ये उसका काम है। मेटल अपना एक्सेप्ट करेगा, ये भी उसका काम है। कहां एक्सेप्ट कर रहा है वो बता। अरे तुम्हारे सामने ये है ना, तो कहां एक्सेप्ट वो बताओ ना। आपका जवाब होगा सर ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक्सेप्ट हुआ। बात समझ में आ रहा है? तो लिगेंड जो अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है और मेटल जो एक्सेप्ट कर रहा है वो कहां कर रहा है बेटा? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। यहां पर sp3 कहीं और कोई होगा। इन शॉर्ट जब मेटल एक्सेप्ट करेगा तो वो कहां करेगा एक्चुअली में?
हाइब्रिड ऑर्बिटल में, चाहे वो जिस स्टेट में। क्लियर यहाँ तक? अब आइए पूरे खेल को बेटा एक लाइन में आप समझाने जाए। जब नोट करना है तो बेटा आप यहाँ से आपको नोट करने का, ये सारा चीज जस्ट टच करके निकले। जब हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जाएंगे तब काम की बात यहाँ ध्यान से समझना। ये देखो कौन है भाई? मेटल है। और ये कौन है? कार्बोनिल का डायग्राम समझ में आ रहा है? लोन पेयर समझ में आ रहा है? तो यह कार्बोनिल का जो लोन पेयर वो क्या होगा? डोनेट होगा। कहां डोनेट होगा? तो ये रहा मेटल का हाइब्रिड ऑर्बिटल। याद है कैसे बताए थे बेटा? हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे दिखाते हैं, है ना? और अगर इस तरीके से दिखाएंगे तो पी ऑर्बिटल, है ना? और अगर इस तरीके से दिखाएंगे तो यही था ना? क्लियर यहां तक? सुनो यहां पर, तो ये कौन है भाई? ये है कौन? ये आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ मेटल। क्लियर यहां तक? अब अगला देख कौन आया। अच्छा हाँ, इससे पहले ये समझ लो, जब ये सारा कुछ हो गया तो होने का मतलब क्या हुआ? मेटल और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बन चुका है। बोलिए कौन सा बॉन्ड है? ये सिग्मा बॉन्ड है। ठीक, तो मेटल और कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बन चुका है। अब आगे का खेल देखो, याद है ये कौन है? तो ये हो गया आपका डी ऑर्बिटल। किसका डी ऑर्बिटल? मेटल का। और ये कौन है? एंटी बॉन्डिंग खाली पड़ा हुआ है। क्लियर यहां तक? अब आपका पहला अगला सवाल, तो ये जब देने के बाद, अभी आप थोड़ी देर पहले जो देखे थे, जरूरत पड़े तो वापस आ जाएगा, फिर से देखो। हाइब्रिडेशन के बाद यहां जो डी ऑर्बिटल है, ये है ना बेटा डी ऑर्बिटल। क्या दिख रहा है डी ऑर्बिटल में? बोल। इलेक्ट्रॉन भरा पड़ा हुआ है। तो यहीं पर ऐसा मामला आएगा कि फिर से समझो यहां पर कि ये रहा मेटल, ये रहा कार्बोनिल, ये अपना लोन पेयर डोनेट किया, मेटल एक्सेप्ट किया। किसने एक्सेप्ट किया? ये नतीजा मेटल और कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बन चुका है। अब ये मेटल का डी ऑर्बिटल है, ये कार्बन का एम्प्टी पी ऑर्बिटल। क्लियर है यहाँ पर? अच्छा अब ये बताओ, ये खाली किसके अंदर इलेक्ट्रॉन है? इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। कहां है? अच्छा ये हो जाए, यहां आ जाए। और ये क्या करेगा? उसको डोनेट करेगा। इसी को आप क्या कहोगे? बैक बॉन्डिंग कहोगे। डोनेट करने के बाद अब क्या होगा? मिला होगा। पहले तो ये बॉन्ड बन चुका था, डोनेट करने के बाद क्या होगा? बना, पर कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ पकड़, डायग्राम में गड़बड़ 5 बॉन्ड, कार्बन का 5 बॉन्ड, जो कि मुमकिन नहीं है। तो ये कैसे हुआ? अब ध्यान से सुनना। जब तक यहां पाई बॉन्ड नहीं बनता बेटा, मान के चलो कि आपके पास ये पहला वाला सिग्मा है, दूसरा वाला पाई है, और तीसरा वाला भी, तीसरा बॉन्ड को हम लोग टारगेट करते हैं, तीसरा बॉन्ड को टारगेट करते हैं। जब यहां पर कोई बॉन्ड नहीं बना तब ये पाई 100% पाई है। पर जैसे यहां पर बॉन्ड बनेगा, इसका पाई कैरेक्टर घटेगा और यहां का पाई कैरेक्टर बढ़ेगा। मान लो यहां पर x% पाई बना, तो इसका क्या मतलब निकलेगा कि यहां पर कितना पाई हुआ? 100 - x पाई बच गया। यानी कि अब ये दोनों मिला करके टोटल एक बॉन्ड माना जाए। तभी कार्बन का कितना बॉन्ड है बेटा? 4 का 4 बॉन्ड है ना? लेकिन पाई कैरेक्टर का खेला बदल गया। अब ध्यान से यहीं से खेल शुरू होगा, समझना। दैट मींस ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, बताओ मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड में तो मजबूती आया, है ना? ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, बताओ मेटल और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड ऑर्डर है वो बढ़ा। बनने से पहले बॉन्ड ऑर्डर कितना था? 1। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका सिंपल, स्ट्रक्चर सामने गिन ले। तो बोल, तो बनने से पहले मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर, बनने से पहले बैक बॉन्डिंग से पहले मेटल और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर 3। बनने के बाद बताना कि यहां पर बॉन्ड ऑर्डर, सोच के दो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा? सुनो, बनने के बाद, यहां सुनो, बनने के बाद यहां का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा, किसका बॉन्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं बेटा? मेटल और कार्बोनिल का। बॉन्ड ऑर्डर 1 से ज्यादा होगा लेकिन 2 से कम होगा। अब समझ में आएगा, है ना? क्योंकि वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ x, लेकिन ये जो भी होगा यहां पर बॉन्ड ऑर्डर 1 से ज्यादा होगा और 2 से कम होगा। पक्का आया समझ में? ये जवाब दे दो तो समझ में आ जाएगा बेटा। C और O का बॉन्ड ऑर्डर बता आफ्टर बैक बॉन्डिंग, 3 से कम होगा और 2 से ज्यादा होगा। बात समझ में आया? खेल इसी को पकड़ के रखना बेटा। बैक बॉन्डिंग के बाद बोल CO का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा कि घटा? घटा। बैक बॉन्डिंग के बाद मेटल और कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा। और एक बार बॉन्ड ऑर्डर मिल गया बेटा, सारा खेल अपने पास आ जाएगा। देखो कैसे, यहां तक क्लियर है आप लोगों का? अब समझो यहां दोबारा, यानी कि ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, देख तो इसी कुछ ऐसा होगा, है ना? मेटल और कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर, इसका मतलब इसका बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ घटेगा और बॉन्ड एनर्जी, ठीक।
और ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, फिर से बता, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर घट गया, नेक्स्ट बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, नेक्स्ट। क्लियर है? तो सारा का सारा खेल बैक बॉन्डिंग पे है, और बैक बॉन्डिंग की वजह से सीओ का ये पार्ट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर से सवाल पूछेंगे बेटा, बोल। बैक बॉन्डिंग की वजह से बस दो चीज पकड़ लो, इसी से सारा खेल निकल जाएगा। बैक बॉन्डिंग की वजह से मेटल और कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, एक बार बॉन्ड ऑर्डर मिल गया बाकी रिलेट कर लोगे, और कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर घटेगा। यानी कि अब एक बात बताओ कि जब कार्बोनिल सीओ फ्री स्टेट में रहा होगा, अकेले किसी मेटल के साथ कंबाइन नहीं है, और एक कंडीशन है जहां पर कार्बोनिल मेटल के साथ कंबाइंड है यहां पर, तो यहां का बॉन्ड ऑर्डर, यहां का बॉन्ड ऑर्डर कौन बड़ा कौन छोटा? इसका बॉन्ड ऑर्डर बड़ा, इसका बॉन्ड ऑर्डर मतलब इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा, इसका बॉन्ड लेंथ। क्लियर है? अगर ये क्लियर हो गया बेटा, तब आगे आइए क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्लियर यहां तक? तो चलो अब क्वेश्चन पे बात करते हैं। पहला सवाल आप लोगों के लिए, पढ़े बेटा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सीओ का बॉन्ड लेंथ कहां? सीओ का मतलब अकेले, उसके साथ कोई नहीं है। कितना दिया बेटा आपको? 1 पॉइंट। बोला सीओ का बॉन्ड लेंथ इसके अंदर में, ये तो भाई मेटल कार्बोनिल हो गया, यानी बैक बॉन्डिंग होगा, वो बैक बॉन्डिंग का इसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा ना घटेगा? घटेगा, मतलब बॉन्ड लेंथ, यानी कि जो भी वैल्यू होगा 1.128 से ज्यादा होगा। अब आप, क्या ये 1.128 से ज्यादा है? क्या ये 1.128 से ज्यादा है? क्या ये 1.128 से ज्यादा है? हाँ। और क्या ये 1.28 से ज्यादा है? कम है ना? ये तो बात, ये बात अब सवाल इन दोनों पे आ गया। अब अगर आप यहां पर देखो तो 1.78, इसका मतलब ये काफी ज्यादा है। इतना ज्यादा तो नहीं बढ़ेगा बेटा, तो लॉजिकली आंसर कौन सा होना चाहिए? आंसर ए होना चाहिए। बात समझ में आया? ठीक, अगला सवाल पे आ जाए बेटा। चलो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ लिए। चलिए, क्या पूछ रहे इस केस में बेटा आपसे? सबसे बॉन्ड लेंथ छोटा किसका होगा, यही है ना? अच्छा, चलिए देखते हैं। फिर से लॉजिक पे बात करो, बोलो तो बैक बॉन्डिंग जितना ज्यादा होगा, सीओ का बॉन्ड ऑर्डर, भाई याद कर अभी क्या पढ़े थे, बैक बॉन्डिंग जितना ज्यादा होगा, यहां बैक बॉन्डिंग जितना ज्यादा होगा, इसका मतलब यहां पाई का कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा, तो मतलब इधर का पाई कैरेक्टर कम होगा, मतलब बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, मतलब बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, यही है ना? इसका मतलब सारा खेल किसके ऊपर आ रहा है कि कितना ज्यादा बैक बॉन्डिंग है। क्लियर है? अब आओ इसको सॉल्व करने का तरीका बता रहे बेटा, समझ ले। उसके बाद सेम क्वेश्चन देंगे, आप लोग ट्राई करना। बताइए यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बेटा, बताओ। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2, यहाँ पर एमएन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, और यहाँ पर वैनिडियम का ऑक्सीडेशन नंबर -। बैक बॉन्डिंग कौन करेगा? मेटल करेगा, है ना? अब बताओ तो किस मेटल के पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी है? वैनेडियम, माइनस चार्ज बता रहा, उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अब ये बताओ अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा। बैक बॉन्डिंग में करना क्या, अपना उसको देना ना भाई। कोई भी किसी को तब देता है जब उसके पास ज्यादा होता है, तो सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग कौन करेगा? डी करेगा। बैक बॉन्डिंग की बात करें बेटा, ठीक है? सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग कौन करेगा? डी के बाद ए। बोल क्यों? क्योंकि प्लस होने का मतलब क्या, उसका इलेक्ट्रॉन कम है। उसके बाद कौन आएगा? सी। उसके बाद कौन आएगा? बी। क्लियर है? अब बताओ, अगर यहां बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा हो रहा है, मतलब कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है, यानी इसका बॉन्ड लेंथ, तो अगर बॉन्ड ऑर्डर की बात करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा कौन दिखाएगा? बी दिखाएगा, ए दिखाएगा, सी दिखाएगा और बी दिखाएगा। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा? डी का सबसे कम, उसके बाद ए का, उसके बाद सी का, और उसके बाद इसको। आप ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3 तरीके से पूछ सकते हैं। एक पूछेगा शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ, जवाब दे। सारा निकाल दिया तो आंसर बोल। बॉम्बे, शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ बॉम्बे होगा। अगर पूछता लॉन्गेस्ट बॉन्ड लेंथ तो कौन होता? बी होता। बोलता अरेंज करके बताओ, है ना? तो देखो यही क्वेश्चन दोबारा दिए यहां पर, अरेंज करो। तो बोलो तो ये आंसर होगा, चेक करो क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ व्हाट? बॉन्ड लेंथ। तो याद रखना, बॉन्ड लेंथ कब ज्यादा होगा कार्बन ऑक्सीजन का? जब बैक बॉन्डिंग
बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगा, है ना। क्लियर है यहां तक? आइए फिर से समझते बेटा, याद है ये चीज हम लोग पढ़ चुके थे। एक समरी बना रही है, समरी आपका काम का क्या है, अगर नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल जितना ज्यादा होगा बैक बॉन्डिंग उतना ज्यादा होगा, और बैक बॉन्डिंग जितना ज्यादा होगा तो उसका इफेक्ट देख ले क्या होगा, है ना। और अगर बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगा तो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर घटेगा, मतलब बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, बॉन्ड एनर्जी घटेगा। अभी तक एग्जाम में ज्यादातर सवाल बेटा सीओ का बॉन्ड लेंथ से ही पूछा जाता है, लेकिन अगर सीओ के बॉन्ड लेंथ के अलावा आप देख सकते हैं कितना सारा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। मेटल कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर पूछ सकता है, उसका बॉन्ड एनर्जी पूछ सकता है, बॉन्ड लेंथ पूछ सकता है। तो सारा का सारा खेल किसके ऊपर आ गया, पकड़ इस पे। तो जितना ज्यादा नेगेटिव होगा बैक बॉन्डिंग उतना ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा बैक बॉन्डिंग उतना कम होगा। और बैक बॉन्डिंग अगर ज्यादा होगा तो ये इफेक्ट देखने को मिलेगा, ये मिलेगा, और अगर बैक बॉन्डिंग कम हो गया ये सारा का सारा मामला उल्टा हो जाएगा। क्लियर यहां तक? अगला क्वेश्चन बिना हेल्प का आप लोगों से आंसर चाहिए। चल बेटा आंसर दे। इस बार देख क्या पूछा, लॉन्गेस्ट सीओ बॉन्ड ले, लॉन्गेस्ट बोल बेटा। फिर से नेगेटिव अगर ज्यादा होगा तो बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगा, तो सीओ का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, है ना। क्योंकि बैक बॉन्डिंग ज्यादा होने का मतलब सीओ का बॉन्ड ऑर्डर घटेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। और उसी तरीके से अगर आपका पॉजिटिव ज्यादा हुआ तो बैक बॉन्डिंग कम होगा तो सीओ का बॉन्ड लेंथ कम होगा। यही है। चल जवाब दे बेटा, बॉम्बे बॉम्बे बॉम्बे। क्लियर? अगला सवाल, यही सवाल में डाल दिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी। इंक्रीजिंग ऑर्डर बोल, सबसे कम बॉन्ड एनर्जी कहां होगा? सी। चलो देखते हैं। सबसे कम सी का बॉन्ड एनर्जी होगा बेटा। अच्छा बताओ, तो यहां पॉजिटिव है ना, क्लियर है, तो बोल तो पॉजिटिव होने से बैक बॉन्डिंग कम होगा, ठीक है। बैक बॉन्डिंग कम होगा तो सीओ का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, और सीओ का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसका होगा? इसका होगा, यही होगा सबसे ज्यादा। उससे कम ये, उससे कम ये, उससे कम ये। क्लियर है यहां तक? वंस अगेन वन मोर ट्राई, फिर से कोशिश कर बेटा। ये ले अगला क्वेश्चन दिए, ये वैल्यू जानते किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बॉन्ड लेंथ को, ठीक है। आपको क्या लगता है कि हम लोग लेंथ को वहां पे बैठ के फीता से मेजर किए बेटा? नहीं, ये मेथड है मेजर करने का, ठीक है। इस मेथड पे आपको नहीं जाना, वैल्यू पे ध्यान दीजिए, खेल खेलिए। बोलिए देखो क्या बता रहा है, आईआर, आईआर का मतलब इंफ्रारेड, द इंफ्रारेड स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी फॉर फ्री सीओ। फ्री सीओ का कितना दिया बेटा? हाँ, यहां पर जो इंफ्रारेड का फ्रीक्वेंसी में बेटा ये वेव नंबर निकाला जाता है, वहां से कैलकुलेशन होता है। कितना है बेटा इसका? सबसे ज्यादा किसका है? सबसे ज्यादा किसका वैल्यू दिया है? सीओ का सबसे ज्यादा है ना, होना भी चाहिए। सीओ का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होता है, और बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा मतलब उसका बॉन्ड लेंथ कम है, उसके हिसाब से ये पकड़। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसका आईआर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा। बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईआर फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? अब आइए सॉल्व कीजिए, जवाब दीजिए बेटा। लैंग्वेज क्वेश्चन वही है, बस लैंग्वेज को घुमा दिया गया है। आपसे क्या चीज पूछा है? करेक्ट स्टेटमेंट ना, ठीक है। यानी हम लोग को यहां से क्या मिल गया बोल बेटा? अगर ये मान ले डेटा नहीं भी दिया होता, और अगर ये क्वेश्चन दिया होता 1 2 3 4, तो सोचो ना कैसे सॉल्व करते हैं। मेरे पास सीओ है, इसे यानी इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, ये तो पक्का है बेटा। क्लियर? अब आइए बाकी कौन है? बी सीओ होल 6 माइनस, यहां वैनेडियम माइनस के स्टेट में है। फिर कौन है? सीआर सीओ होल 6, यहां क्रोमियम 0 के स्टेट में है, ठीक है। एक और है हमारे पास, कौन है बेटा? एम एन
CO होल 6 प्लस यहां पर Mn प्लस के स्टेट क्लियर। यहां तक मान लो ये वैल्यू आपको नहीं दिया, ये वैल्यू आपको नहीं भी दे तो भी आप सॉल्व कर सकते हो, आप तो तरीका सीख गए। बोल CO का बॉन्ड ऑर्डर 3 क्लियर, लेकिन इन तीनों का बॉन्ड ऑर्डर CO से कम ही होना चाहिए क्योंकि बैक बॉन्डिंग हुआ है, यहां पर कम ही होगा ना। ठीक, अब सवाल है इन तीनों में अगर हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालते थे, चलो CO का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा मिला, बोलो यहां पर पॉजिटिव है तो बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगा कि कम होगा? कम होगा। बैक बॉन्डिंग कम होगा तो CO का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, मतलब इसके बाद कौन आएगा? MnCO होल 6 ही आएगा ना प्लस, इसके बाद कौन आएगा? न्यूट्रल आएगा, Cr आएगा, इसके बाद वैनेडियम, यही है। चलिए सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है? CO बॉन्ड इज वीकेस्ट इन कटायन, कटायन कौन है भाई? ये कटायन ऑप्शन सी, CO बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन कटायन। हाँ बेटा, आप ये जो ऑर्डर निकाले ये किसका ऑर्डर निकाले? तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो क्या बोला? CO बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन कटायन, ये आपका कटायन है, ये न्यूट्रल है, ये अनायन है ना, और अनायन का बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम निकला, मतलब वहां पर बॉन्ड एनर्जी कम है तो वो वीकेस्ट बॉन्ड दिखा रहा है। क्वेश्चन वही था बेटा, सिर्फ लैंग्वेज को घुमाया गया। क्लियर है यहां तक? ठीक, तो यहां पर बेटा हम लोग क्या कंप्लीट किए? वी हैव कंप्लीटेड MOT अब कंप्लीट हुआ, कंटिन्यू था आज यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ये पार्ट पूरा नोट नहीं करना, बस जो सिलेक्टेड पार्ट बोलेंगे बेटा सिर्फ उसको नोट करना। उसके बाद हम लोग आज का नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, बॉन्ड पैरामीटर। क्लियर यहां तक? चलो।